मेरे लिए बच्चे का पिता से ज़्यादा बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। आपका पोस्ट क्या है, पद क्या है, ये मुझे क्या, मेरा बच्चा मेरे लिए वीआईपी ना। तो वो उस दौरान में मैं कुछ गाइडिंग वगैरह किया करता था और उसमें 50 रुपये रोज़ मिलते थे। हमको सुबह 7 बजे जाना होता था होटल्स में डिफरेंट क्लाइंट्स ढूंढने। मैं जब उन्होंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा डॉक्टर। तो मैं 10वीं में था उस समय। तो वो लोग बहुत हंसे, उनको विश्वास नहीं लगा कि गाइड जो है डॉक्टर बनना चाहता है। बर्थ के बाद कहीं कहीं पर जहाँ होम डिलीवरीज होती हैं बच्चे को नहला दिया जाता है, जिससे कि वो उनको हाइपोथर्मिया हो जाता है। या कॉर्ड होता है ना जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें कुछ लगा देते हैं जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। पहले गोबर लगा दिया जाता था जिससे कि टिटनेस होता था। अभी उसमें बहुत ही कमी आ चुकी है उस प्रैक्टिस में, लेकिन कुछ भी चीज़ लगा देते हैं। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म विद कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में बच्चे को उसको टाइमली डिटेक्ट होना ज़रूरी है। वो यदि डिटेक्ट हुआ तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। 2 इयर्स में डेवलप हो जाता है उसका हार्डवेयर। उसके बाद तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जो एडल्ट में हम अलग अलग डाल रहे हैं कि कोई बच्चा कौन सा रिलीजन में अडॉप्ट करेगा, कौन सा थॉट प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, ये सब बाद में सॉफ्टवेयर हैं। 2 साल बाद, 2 साल के बाद, मतलब फर्स्ट तो उसका हार्डवेयर है जो बन रहा है, पहले जो कोशिकाएं बन रही हैं, तो उस हार्डवेयर निर्माण की प्रक्रिया से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो फिर किसी भी साइड ले सकती है। पढ़ाई के लेके बहुत अर्ली एज में यदि आप गियर बदल रही है कि 10वीं तक आप कूल रही है पढ़ाई को लेकर, 10वीं को में गियर बदलना, गियर शिफ्ट करना, 3rd गियर, 4th गियर आप 11th 12th पे लगाइए। आप अभी से 4th 5th पे चला रहे हो ना गाड़ी को, थक जाएंगे वो। नमस्कार, मैं चक्रेश और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल। हमारी जिंदगी में जो कुछ घटता है या जो कुछ बढ़ता है वो हम पर बहुत असर डालता है और ये बात समान रूप से हर इंसान पर लागू होती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और उसके बाद कभी सरकारी तो कभी निजी कंपनी में नौकरी करने तक। जो लोग हमसे मिलते हैं हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं वो फर्क डालते हैं, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो कोई फर्क डालते भी हैं और बहुत सारा फर्क महसूस भी कराते हैं। अपने आसपास के लोगों से हम कभी प्रेरणा लेते हैं तो कभी कभी हतोत्साहित भी होते हैं। आज शुद्ध लोकल में मैं जिनसे बात करने वाला हूँ उन्हें बच्चों का इलाज करना बेहद पसंद है, क्योंकि उन्होंने उसमें वो विशेषज्ञता हासिल की है। उन्हें बात करना पसंद है, लेकिन अपने बारे में बात करने से वो हमेशा बचते हैं। आज हमारी कोशिश है कि हम उनसे उनके बारे में भी बात करें और उस दौर के बारे में भी बात करें जब वो डॉक्टर नहीं थे, जब उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा था, या शायद देख लिया था लेकिन उस सपने को पूरा करने के बारे में कुछ सोचा नहीं था, सिर्फ पढ़ते जा रहे थे। एक ऐसे पड़ाव में जब बच्चे घरों के आंगन के बाहर खेल रहे होते हैं या मैदान में गिल्ली डंडा उछाल रहे होते हैं, उस दौरान एक बच्चा अपने सपने के बारे में सोच तो लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जैसे शहर में जहां पर्यटकों का लगातार आना जाना रहता है, उस शहर में रहते हुए एक गाइड के तौर पर काम करने से लेकर आज जबलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ होने तक की जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा में कितने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, ये सब कुछ आपको इस बातचीत में आज पता लगने वाला है। इसके साथ ही आपको वो भी पता लगेगा कि आपके घर में जो बच्चे हैं आप उनकी सेहत की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर से बेहतर इलाज आप उन्हें दिलवा सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, टाइटल आपने देख लिया है यूट्यूब पर, और किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये भी आपको पता लग गया है, और किन से बात करने वाला हूँ वो तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते चक्रेश जी, नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मुझे सर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप शुद्ध लोकल में हैं, और आपसे तो पहले भी मेरी काफ़ी बातचीत हुई है, और आपके प्रोफेशन से ज़्यादा तो मैं आपके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक तो आपको जानते हैं क्योंकि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप कभी उसमें ना तो अपने एड्रेस को रिवील करते हैं, ना अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि आप जो अपने चैनल के ज़रिए आप अपने जो पेशेंट्स हैं और उनसे जुड़ी जो बातें करते हैं, हम उनसे जुड़ी भी बातें करें और आपसे जुड़ी भी बातें करें। तो बिना वक्त गवाए मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी वक्त हो गया है अपने इस प्रोफेशन में,
और इस प्रोफेशन में आपने पिछले 10 सालों में, मतलब अगर हम चाइल्ड केयर की बात करें, तो आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रेश जी। और मैं समझता हूँ पिछले 10 साल में जितना बदलाव हुआ है, अभी भी बदलाव बहुत साइंटिफिक, बहुत सारी नई रिसर्च आ रही है जिनसे बहुत कुछ आगे भी होता रहेगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो जब मैं एमडी कर रहा था लगभग 99 से 2002 के बीच में, तो जो इक्विपमेंट्स थे, मशीनें थी, बहुत सारी नहीं बनी। जैसे आजकल जो आधुनिक वेंटिलेटर हैं जान बचाने के लिए, या सर्फेक्टेंट नाम की एक दवा होती है जो लंग्स में डालकर हम प्रीमेच्योर बेबीज को बचा पाते हैं। सर्फेक्टेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये सब चीज़ों का चलन छोटे छोटे शहरों तक बढ़ पाया। उस समय जब हम थे तो ये बहुत ही बिगनिंग ऑफ रिसर्च में था। तो इस तरह की बहुत सारी न्यू रिसर्च इंट्रोड्यूस होती गई पिछले कुछ सालों में। साथ ही साथ में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वह है वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण। पहले सिर्फ 6 या 7 बीमारियों के टीके लगते थे, आजकल बहुत सारी बीमारियों के टीके आ गए हैं जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की। और साथ ही साथ में पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ खराब बातें भी हुई हैं पिछले 10 सालों में, मैंने देखा है। जैसे कि बच्चों का मोबाइल वॉचिंग बहुत बढ़ा है, और इसकी वजह से मैंने बहुत सारी मानसिक समस्याएं जैसे कि ADHD और ऑटिज्म वगैरह के एसोसिएशन हमने देखना शुरू किए लास्ट 4-5 ईयर्स में, जब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है। तो इस तरह से देखें तो बच्चों का हमारे भारत में, साथ में न्यूट्रिशन, पहले माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था भारत में। हमारे वार्ड माल न्यूट्रिशन के बच्चों से भरे होते थे। डायरिया, दस्त, इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। निमोनिया से डेथ बहुत होती थी। इन सब में कमी आई है। और जैसे रोटावायरस वैक्सीन जो पिलाया जाता है बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पर, वो आने के बाद से हम जो रोटावायरस डायरिया के केसेस में और सीवियरिटी में भी कमी देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव पॉजिटिव की तरफ हैं, लेकिन कुछ बदलाव जो हैं खराब की ओर हैं, जिन पे हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और जो पॉजिटिव की तरफ है उसमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बर्थ रेट ओवरऑल ज़्यादा है, तो इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो स्टिल कम पड़ जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हालात बेहतर हुए। जी, तो अभी हम थोड़ा सा अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, अभी अभी शुरू हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अब मौसमी बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो अभी इस दौर में हम बच्चों का जो है वो बीमारियों से कैसे बचाव कर सकते हैं? हर वर्ष बारिश के मौसम में पीडियाट्रिक्स OPD में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब जो पीक सीज़न होते हैं सबसे ज़्यादा संख्या के, वो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर होते हैं। इस समय बहुत भीड़ बढ़ जाती है हॉस्पिटल्स में, इंडोर में भी और आउटडोर OPDs में भी। इसकी प्रमुख वजह है विभिन्न तरह के इन्फेक्शंस, जैसे पानी जनित रोग हुए, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया एंड वोमिटिंग्स। ये बच्चों में बहुत बढ़ जाती है क्योंकि पानी इन्फेक्टेड हो जाता है, शायद पाइपलाइंस वगैरह हमारी मिक्सअप हो जाती है या ओवरफ्लो वगैरह की वजह से। दूसरा जो होता है इसमें डेंगू और मलेरिया तो अब आजकल कम हो गया है भारत में, लेकिन डेंगू के केसेस में हर वर्ष बहुत सारे इजाफा होता है अगस्त सितंबर में, और हर 3-4 साल में ये एक तरह के एपिडेमिक के रूप में आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मच्छरों से इस मौसम में बचाया जाए, साफ़ पानी और साफ़ खाना दिया जाए। जैसे साफ़ पानी, साफ़ खाना, जो ओरल बैक्टीरिया जो हम माउथ से अंदर इंजेस्ट करते हैं उनके लिए, जो उसके एग्जांपल हेपेटाइटिस A, E, टाइफाइड, उससे बचाव के लिए मच्छरों से बचेंगे हम, मलेरिया एंड डेंगू से बचाव होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमने इनको प्रिवेंट कर लिया तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। तीसरा होता है इस एज में जो बारिश के समय में पॉलेंस बढ़ जाते हैं झाड़ियों के, तो उससे कई लोगों को एलर्जीज, स्किन एलर्जीज और एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के केसेस में भी इजाफा होता है। जिन लोगों को अस्थमा है उनको एपिसोड्स होने लगते हैं अस्थमा के बारिश में। तो ये प्रमुख बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं। इनसे कुछ बचाव के लिए, जैसे मैंने बताया, साफ़ सफाई और मच्छर। इसके अतिरिक्त कुछ वैक्सीन्स आते हैं, जैसे टाइफाइड का और हेपेटाइटिस A से बचाव का वैक्सीन आता है। यदि ये बच्चों को लगा हुआ हो तो इनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसी तरह से फ्लू के वैक्सीन आते हैं। फ्लू के केसेस में भी, वायरल फ्लू के केसेस में इस मौसम में इजाफा होता है
क्योंकि स्कूल्स भी छुट्टियों के बाद खुलते हैं तो बच्चे एक दूसरे से लगाना शुरू कर देते हैं जो फ्लू को, वायरस को। फ्लू के वैक्सीन को भी लगवाया जा सकता है। ये कुछ उपाय हैं जिससे हम जो लोड है इलनेसेस का वो कम कर सकते हैं इस मौसम में। बड़ों में और बच्चों में डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं, क्या उसमें कुछ अंतर होता है क्या? सिम्टम्स लगभग सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स की अभिव्यक्ति अलग होती है, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते कि उनको आई के पीछे पेन हो रहा है, जो डेंगू का एक लक्षण है, या बैक में बहुत तेज पेन हो रहा होता है। रैशेज वगैरह सेम बड़ों में भी दिखेंगे, छोटों में भी दिखेंगे। बच्चे ज़्यादा तेजी से सीरियस होते हैं डेंगू में इन कंपैरिजन टू बड़े लोगों की, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली फ्लूइड की कमी हो सकती है शरीर में। फ्लूइड जो हमारा वेसल से बाहर की ओर चला जाता है, जो हमारी आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं, शिराएं हैं, उनसे बाहर चला जाता है फ्लूइड। इसको एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड बोलते हैं। इससे हम शॉक की स्टेट में जाते हैं। सब लोग नहीं, मतलब 1 और 2% डेंगू जैसे 100 लोगों को हुआ, उसमें से 1 से 2% लोगों को ये डेवलप हो सकता है। तो बच्चों में ये ज़्यादा होता है, उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, वो पानी का इंटेक कम कर रहे होते हैं, देर से डिटेक्ट होते हैं, पेरेंट्स देर से समझ पाते हैं प्रॉब्लम्स को। इस वजह से बच्चों में थोड़ा ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है बड़ों की तुलना में। तो सर, बतौर पीडियाट्रिशियन आपको भी बच्चों को डायग्नोज करने में, मतलब वो बताते नहीं सिम्टम्स, कैसे आप कर पाते हैं? नहीं, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होती है। इनफैक्ट हम लोग जब बच्चा कई बार रूम में एंटर कर रहा होता है ना, उसी से ही 90% समझ आता है कि इसको क्या है, कि लाइक ये ज़्यादा सिक है, कम सिक है। तो बहुत सारे उसके साइन सिम्टम्स होते हैं। ट्रेनिंग इसी चीज़ के लिए होती है। एक अच्छा पीडियाट्रिशियन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हमेशा पूरी हर चीज़ पूछे उससे, या लिटा के ही एग्जामिन करना पड़े रुला कर। इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनको लगता है कि मैंने छू के भी नहीं देखा भी नहीं, बच्चा रो रहा होता है, तो कई हम उस तरह से फिर उसको रुला के एग्जामिन नहीं करते हैं। बट दूसरे जो पॉइंटर्स होते हैं उससे मैं इंटरप्रिटेशन और सही डायग्नोसिस ऑलरेडी बना चुका होता हूँ। तब मैं उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिर मैं उसको हाथ लगाऊं या रुलाऊं या लिटाऊं, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइन सिम्टम्स की एक पूरी ट्रेनिंग होती है। बच्चे को कैसे हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये वैसे ही है जैसे आप लोग कैमरे से इतना इजीली कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप, वो हमारे लिए वो सिंपल है, इजी है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं बच्चों के। अभी किस तरह के नए टीके आए हैं और ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? वैक्सीनेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाने का, क्योंकि ये बीमारियां कई बार होने के बाद क्वाइट डैमेज कर चुकी होती हैं। कई बार फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीन आता है, मेनिंगोकोकल या जापानीज एन्केफेलाइटिस का वैक्सीन आता है, ये बीमारी यदि हो जाए तो हम जान भले बचा लें बच्चे की, लेकिन बच्चे के मस्तिष्क को अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका होता है। तो इससे बेहतर है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। तो बीमारी होने के बाद ट्रीट करने से बेहतर है बीमारी ना होने दी जाए। तो उसके लिए वैक्सीन एक अच्छा उपाय है। और अच्छी बात है कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो गए हैं आजकल भारत में, और नई कुछ बीमारियां जिनमें ज़रूरत है वैक्सीन की वो डेवलप किए जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। तो आपने पूछा कि कौन कौन से वैक्सीन, तो पहले पुराने लोग जान लें। जी। पुराने जैसे डीपीटी एक लगा करता था हमेशा से, अब हम लोग जब छोटे होंगे तब भी लगा होगा। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए था, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब कुकर खांसी, डिप्थीरिया मतलब गलघोटू, और टिटनेस के लिए होता था, बीसीजी लगता था। पोलियो हमारे भारत से इरेडिकेट हो गया है वैक्सीन की वजह से, नहीं तो पोलियो था, है ना। तो और फिर हेपेटाइटिस बी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि लिवर में गंभीर इन्फेक्शन करवाता है। ये पहले से लग रहे थे इस तरह के वैक्सीन। एक खसरे का वैक्सीन लगता था, मीजल्स वैक्सीन कहलाता है। अब जो नए वैक्सीन आ गए हैं वो उसमें निमोनिया का वैक्सीन प्रोड्यूस हो गया है, एक रोटावायरस डायरिया का हो गया है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो कि ब्रेन में गंभीर इन्फेक्शन बच्चों को करवाता है, उसका वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गया है। और मीजल्स वैक्सीन को MR या MMR के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसमें मीजल्स तो होता ही है खसरा, उसके अतिरिक्त मम्स और रुबेला होता है। इसी तरह से कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में अन्य वैक्सीन आ गए हैं, जैसे टाइफाइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आ गया है, फ्लू वैक्सीन जिसे कहते हैं। अन्य देशों में जब आप जा रहे होते हैं, अफ्रीकन कंट्री में, तो येलो फीवर क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता तो हमारे यहाँ नहीं लगाना होता, लेकिन जब कोई जैसे सपोज अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल करने वाला हो तो उसको लगवाना होता है येलो फीवर वैक्सीन। तो इस तरह के कई नए वैक्सीन आ गए हैं। डेंगू का वैक्सीन कुछ कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं एफिकेसी में और कुछ साइड इफेक्ट्स की भी कंसर्न है, इसलिए भारत में भी वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है डेंगू वायरस का वैक्सीन।
इस तरह से कई न्यू वैक्सीन आ गए हैं जो कि मदद कर रहे हैं हमें विभिन्न बीमारियों से बचाव में बच्चों की। अच्छा, जेब पर कितना फर्क पड़ता है पेरेंट्स की जेब पर वैक्सीनेशन का? जी, जेब पर ये वैक्सीन, इनमें से कुछ वैक्सीन महंगे हैं, कुछ काफ़ी सस्ते हैं। अपने जो एक कुछ नए वैक्सीन में एक और वैक्सीन आया है जो सर्वाइकल कैंसर से गर्ल्स को रोकता है, जिसको HPV वायरस वैक्सीन है बेसिकली वो। तो कुछ वैक्सीन महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, लेकिन जो बीमारी होने पर जो खर्चा आता है उससे ये बहुत गुना, कई गुना, हज़ारों गुना सस्ते हैं। वो ये बीमारियां ऐसी हैं जो यदि हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंसान को परेशान होना पड़ता है। हाँ, जितना लोग ज़्यादा लगवाते जाएंगे उतना ज़्यादा वैक्सीन सस्ते भी होते जाएंगे, ऐसा भी है। क्योंकि मैं जब मुझे याद है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक समय बहुत महंगा था, हज़ारों का था, अभी तो वो 100 रुपये से कम की कीमत हो गई है उसकी। तो ऐसे भी है कि ज़्यादा संख्या में जब प्रचलित होगा वैक्सीन तो उसकी रेट भी घटते जाएंगे। उदाहरण के लिए कुछ एक वैक्सीन के मैं प्राइस बता देता हूँ, मार्केट प्राइस। जैसे टाइफाइड का कॉन्जुगेट वैक्सीन लगभग 2000 रुपये के आते हैं। ये चिकन पॉक्स के भी अराउंड 2000 के हैं। हेपेटाइटिस ए का भी अलग अलग ब्रांड्स का 1700 से 2000 के बीच के वैक्सीन हैं ये। और जैसे मेनिंगोकोकल का वैक्सीन थोड़ा सा महंगा होता है, 4000 रुपये की रेंज में होता है, जो मेनिंजाइटिस का, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का। बहुत सारे वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है अभी। जैसे निमोनिया का वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया है, रोटा वायरस का गवर्नमेंट में है, DPT का जो पेंटावेलेंट है जिसमें सारे मिले हुए रहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। MR वैक्सीन गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। BCG और पोलियो वैक्सीन और पोलियो का इंजेक्शन भी गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो कई वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेटअप्स में आप लगवा सकते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, अस्पताल, आंगनबाड़ियों में। और कुछ वैक्सीन यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं बाहर से, तो बाहर से लगवा सकते हैं, जिनकी कीमत मोस्टली फ्यू थाउजेंड रुपीज़ है। जी, जैसे हम आंगनबाड़ी देखते हैं, आंगनबाड़ी के अलावा हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं, फिर ज़िले के सरकारी अस्पताल देखते हैं, और फिर हम देखते हैं एक तरफ निजी हॉस्पिटल्स, या जिन्हें हम आम भाषा में हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। सबकी वर्किंग में काफ़ी फ़र्क होता है। अगर मैं बात करूं एक आम बोलचाल की भाषा में, तो दोनों के इलाज में भी फ़र्क होता है, क्योंकि आप दोनों तंत्र का हिस्सा हैं। आप चूँकि आपका क्लिनिक भी है और आप का मैंने बच्चा वार्ड भी देखा हुआ है, जो बहुत साफ और बहुत बेहतर इलाज है। चूँकि हम लोग न्यूज़ सेक्शन भी कवर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम अक्सर देखते रहते हैं। आपके हिसाब से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो इलाज मिलता है, कितना फ़र्क होता है? और यदि मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए किस तरह के कदम सार्थक हो सकते हैं? नहीं, इलाज तो देखिए प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है। जो भी डॉक्टर है वो गाइडलाइंस के तहत बंधा हुआ है। जैसे मलेरिया का एक गाइडलाइन है, वही देना होगा उसको, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो इलाज तो मैं बोलूँगा सब जगह एक सा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे कॉर्पोरेट हो। सिर्फ होता क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं उससे ज़्यादा लोड आ रहा होता है, पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज में थोड़ी सी अफरा तफरी दिखाई देती है। अदरवाइज ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। साथ में मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि वो एक सिलेक्शन प्रोसेस से वहाँ गए। हर किसी को मेडिकल में एंट्री नहीं मिलती। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट में एक कॉम्पिटिशन फेस करना होता है उनको। और फिर साथ में क्या होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो MBBS स्टूडेंट, MBBS MD स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको हमेशा आपके नॉलेज को उनसे ऊपर रखना होगा, आपके स्टूडेंट से, तो अपडेटेड रहना होगा। यदि मैं पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो हो सकता है मैं भूलता जाऊँ चीज़ों को, और मुझे कोई मतलब कंपल्शन ना हो नया सीखने का या अपडेटेड रहने का, क्योंकि मुझे कोई जज नहीं करने वाला। पेशेंट को नहीं पता है कि मुझे कितना नॉलेज है ना। तो इसलिए देखें तो डॉक्टर्स वहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ वहाँ पर रेजिडेंट्स होते हैं या वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। ओनली प्रॉब्लम जो आपने कहा वो थोड़ा भीड़ है। दूसरा, मैं यदि अब चेंज लाना चाहूँ तो मैं ये चाहूँगा कि जो प्रक्रियाएँ हैं उनमें जटिलता ना हो के सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। मतलब एंट्रीज बहुत जगह करवाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ भी गवर्नमेंट सेटअप हैं वहाँ पर जगह जगह एंट्री होती है। एक कंप्यूटर सेंटर में लाइन लगेगा, वो फिर एक दूसरे रजिस्टर में एंट्री होगी, दूसरी जगह जाएगा, फिर इस इन्वेस्टिगेशंस की पर्ची अलग मिलेंगी, उसकी पर्ची अलग, हर जगह लाइन होगी। इन लाइंस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है आजकल।
और साथ में एंट्रीज को, जैसे प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी सुविधा क्या होती है, कहीं पे एंट्री नहीं करनी है आपको, वो सिर्फ रिसेप्शन में एक बार करेगा, फिर आप वो स्मूथ ईजी पड़ता है उसको, ओपीडी यदि इससे देखें हम तो। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वो कई जगह डॉक्यूमेंटेशन होता है कि मरीज जब एंटर करता है, तो इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, जिससे मरीजों को लंबी लाइनों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ में लोगों को भी सोचना होगा कि टॉयलेट्स को क्लीन रखें। गवर्नमेंट बहुत इसमें कोशिश करती है क्लीनलीनेस पर, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में अवेयरनेस कम है, सेल्फिशनेस भी कई बार कि भाई वहाँ पर हम फ्लश नहीं करके जा रहे हैं, राइट, है ना। अपनी जिम्मेदारी भी लोगों को पूरी करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा वो रहेगा। प्राइवेट में ये कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट में आप पर वो लोग आपको हटा देंगे वहाँ से। राइट, यदि आप वहाँ गंद थूकोगे यहाँ वहाँ, तो बोल देंगे कि हमें आपको नहीं ट्रीट करना, हम आप बाहर जाइए या तो फाइन दीजिए। ऐसे होगा ना प्राइवेट में। बिल्कुल। प्राइवेट में नहीं हिम्मत करते कोई, गवर्नमेंट में कहीं भी थूक रहे हैं कहीं भी, तो हमारी जनता को भी इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्लीनलीनेस का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नहीं कर सकता जब तक जनता का सहयोग ना हो। हम लोग देखते हैं कि खिड़कियाँ पर लोग थूक देते हैं कचरा, वहाँ से डस्टबिन जगह जगह हैं, बट लोग फिर भी वहाँ पर थूक देते हैं, वहाँ पर फेंक देते हैं चीज़ों को। तो इसमें थोड़ा जनता को जागरूक होने और अपना मानने की ज़रूरत है। मतलब सरकारी संपत्ति हमारी अपनी है, हमारे लिए है, उसकी चीज़ों को हम चोरी ना करके ले जाएं। चोरी कर ले जाते हैं तो कई कुछ लोग ऐसे, तो उससे वो फिर कई दिनों के लिए वो चीज़ में इंटरप्शन आ जाता है। तो फ़र्क ट्रीटमेंट में नहीं है, फ़र्क वहाँ के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस में है, उसकी वजह ये सब है कि हमारे भीड़ ज़्यादा और हमारे जो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता बढ़े, और साथ में सिंसियरिटी हमारे अपने लोगों में भी हो, मतलब सर्व करने की सिंसियरिटी, जो कि और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। मतलब कि यदि आप नहीं सर्व कर रहे हैं ठीक से तो आपको मैं पनिशमेंट से ज़्यादा रिवॉर्ड के सिस्टम पर बिलीव करता हूँ। यदि कभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन यदि मैं रहूँ तो मैं अच्छे लोगों को रिवॉर्ड करना चाहूँगा, मतलब जो लोग वर्क कर रहे हैं, रेदर देन मैं उनको किसी को पनिश करूँ। मुझे लगता है रिवॉर्ड जो होता है ना, वो हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है, और वहाँ से जो एनवायरनमेंट होता है, फियर के एनवायरनमेंट में जब तक आप पर नज़र है तब तक वो अच्छा काम करेगा, जैसे ही नज़र हटी वो नहीं करेगा। लेकिन रिवॉर्ड का सिस्टम ऐसा होता है जब आपकी नज़र नहीं भी है, स्टिल दे आर स्टिल मोटिवेटेड, होल टीम इज़ मोटिवेटेड कि मुझे अच्छे से कॉम्पीट करके ये चीज़ जीतनी है। रिवॉर्ड का मतलब मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं, इट कुड बी एक सर्टिफिकेट हो सकता है, एक प्रशंसा पत्र जो होता है, कुछ है ना, 2 शब्द उसको अच्छे से बोल देना कि ये वाले आयाम माँ बहुत अच्छा काम करती है, ये एक रिवॉर्ड है। यदि मैं उसको बोल दूँ तो उसका दिन अच्छा हो जाएगा वो दिन, है ना। उसको एक दिन मैं एक सर्टिफिकेट दे दूँ, एक लिख के कि आपने 1 महीने बहुत अच्छा काम किया, आया को या किसी नर्स को एक फूल दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में रिवॉर्ड सिस्टम को थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट में होता है उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। ये मेरा, बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, तो मैं ज़्यादा क्लिनिकल और डॉक्टरी से रिलेटेड ज़्यादा मैं बता पाऊँगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों का काम है जी। कोविड का एक दौर हमने देखा है, उसमें बच्चों से लेकर बूढ़े बड़े सभी प्रभावित रहे हैं। कोविड के समय पर आपने ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों को मदद की है, और मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए या किसी को कांटेक्ट करवाया तो आपने बाकायदा उनकी सहायता की, तो उस पर भी मैं आना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड का जो है बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है या अब ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, क्या हो रहा है? कोविड के जब समय था स्कूल सारे बंद थे, तो बच्चे ओवरऑल कम बीमार हुए। स्कूलों से बीमारियां, इन्फेक्शियस डिसीजेज बहुत फैलती हैं, लेकिन जिन बच्चों को कोविड हुआ था, सब क्लिनिकली हुआ, तो उनको बाद में हमें MIS-C नाम की एक प्रॉब्लम होती है, उसके केसेस देखने मिले थे। इसमें बच्चे को तेज बुखार, उसकी प्लेटलेट डाउन होना, लिवर एंजाइम्स कॉल्टर होना, भर्ती करके फिर उसका इलाज किया जाता था, गंभीर हो जाते थे बच्चे। तो MIS-C कुछ बच्चों को हुआ करता था, कुछ मतलब कोविड के होने के 6 मंथ्स और इवन 1 ईयर तक बाद भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं।
लेकिन अब वो नहीं दिखाई देते हैं MIS-C के केसेस। अब पुराना प्री कोविड पैटर्न है बच्चों की बीमारी में, लेकिन इस बीच हमने ऑटिज्म के केसेस में बढ़ोतरी देखी, जिसका एग्जैक्ट कारण साइंस को अभी नहीं पता है और रिसर्च की ज़रूरत है। मैंने अभी एक मेरे MD स्टूडेंट से थीसिस करवाई है, उसमें हमने मोबाइल फ़ोन का एसोसिएशन देखने में मिला हमें। जो बच्चे बहुत लंबे समय तक मोबाइल देखते रहे 6 मंथ्स टू 1.5-2 साल की एज में, उनको ज़्यादा ऑटिज्म और ADHD के देखने मिला है, एसोसिएशन मिला है। कोरिलेशन है, कॉजेशन है कि नहीं अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन है। तो इसी दौरान कोविड भी था, कोविड प्रेगनेंसी थी, मतलब कुछ मदर्स प्रेग्नेंट थी। तो अभी ये देखने की, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कोविड वायरस का कोई असर था जिसकी वजह से ऑटिज्म के केसेस में इजाफा देखने मिला, या फिर उस दौरान बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का कंजम्पशन बढ़ा, उस वजह से हुआ। तो ये देखने मिल रहा है। बाकी अन्य इलनेसेस में प्री कोविड पैटर्न दिखाई देता है अभी। तो आपने अभी स्क्रीन टाइम की बात की, वो सवाल भी है मेरी कतार में कि बच्चों को कितनी देर तक स्क्रीन के सामने रहना चाहिए, मतलब कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है। 6 मंथ से लेकर 2 साल के बच्चों को 0 बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 साल से 5 साल के बच्चों को आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, 15 मिनट आधा घंटा कोई चीज़, दैट्स ऑल राइट। बड़े बच्चे जब कोई ऑनलाइन आजकल टीचिंग वगैरह भी होने लगी हैं एडोलेसेंट्स में, फिर वो यदि वो टीचिंग को कंज्यूम कर रहा है तो ये ठीक है, लेकिन वो अन्य मटेरियल को देख रहा है तो फिर ये गलत है ब्रेन के लिए। लेकिन 0 to 2 ईयर्स में 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग ब्रेन होता है। इस समय ब्रेन का हार्डवेयर बन रहा है। एक्चुअली हमारा 90% ब्रेन फर्स्ट 2 ईयर्स में डेवलप हो जाता है उसका हार्डवेयर। उसके बाद तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जो एडल्ट में हम अलग अलग डाल रहे हैं कि कोई बच्चा कौन सा रिलीजन में अडॉप्ट करेगा, कौन सा थॉट प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, ये सब बाद में सॉफ्टवेयर हैं। 2 साल बाद, 2 साल के बाद, मतलब फर्स्ट तो उसका हार्डवेयर है जो बन रहा है, पहले जो कोशिकाएं बन रही हैं, तो उस हार्डवेयर निर्माण की प्रक्रिया से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो फिर किसी भी साइड ले सकती है, फिर वो कोई मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है, उसको ADHD का रूप ले सकती है। तो उस समय हम उसको नेचर का जितना एक्सपोजर हो, नेचर का एक्सपोजर मतलब माता पिता, नाना नानी, दादी, पेड़ पौधे, तितलियाँ, है ना, चांद सितारे, ये नेचर, इससे आपको कनेक्ट रखना चाहिए फर्स्ट 2 ईयर्स में, rather than कि कोई एक छोटे से स्क्रीन में। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, और जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे मेरे सवाल याद आने लगते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने 2 सेक्टर को हमने कंपेयर किया था, प्राइवेट और गवर्नमेंट। एक जो और चीज़ है, जैसे हम जबलपुर में हैं और जबलपुर के काफ़ी लोग या आसपास के ज़िलों के लोग ये सोचते हैं कि नागपुर में बड़ा बेहतर इलाज होता है। क्या ये मिथ है और क्या इसमें सच्चाई है, उस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, 15-20 साल पहले जबलपुर में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं थे कई स्पेशलिटीज़ के, लेकिन अब ये सिनेरियो नहीं है, काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। लेकिन क्योंकि वो 15-20 साल से वो पैटर्न जमा हुआ था, यहाँ से खुद डॉक्टर्स रिफ़र किया करते थे, तो उस वजह से एक परसेप्शन ज़्यादा है इस वक्त। कई सारी बीमारियों का इलाज यहाँ उपलब्ध है, लेकिन जिन बीमारियों का उपलब्ध नहीं है इलाज, उनके लिए बाहर जाना जस्टिफाइबल है। जिनके लिए उपलब्ध है उसमें मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन एक रिस्की प्रक्रिया होती है बीमार होने पर। सपोज आप डेंगू फीवर के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो वो 7-8 घंटे आप बाहर जाओगे, वो एक रिस्की प्रक्रिया है। साथ ही साथ में बहुत सारी बीमारियों में आपको क्लोज फॉलोअप की ज़रूरत होती है, जैसे 15 दिन 7 दिन में फिर से डॉक्टर को मिलना है। वहाँ भी यदि जबलपुर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, किसी भी शहर में यदि उपलब्ध इलाज है तो लोगों को उसी शहर में कराना चाहिए। सिर्फ परसेप्शन बेस पर जज करना कि यहाँ पर बेकार डॉक्टर हैं, बेकार इलाज है, एक धारणा मात्र है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस से ट्रेन होकर आए हैं, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट भी हैं, एम्स भी है, KEM मुंबई भी है, PGI चंडीगढ़ भी है ना, तो फॉरेन से भी लोग सीख कर आए हैं। तो ये शहर मात्र है, एक शहर में बहुत अच्छे ट्रेन डॉक्टर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी इंटीग्रिटी के डॉक्टर भी हो सकते हैं हर शहर में, और बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। नागपुर में मौजूद कुछ लोगों को लगता होगा कि मुंबई में बेटर है, वही चीज़ें जो हम यहाँ से, है ना, वहाँ से भी पलायन करते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिन बीमारियों का इलाज जिस शहर में उपलब्ध है, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं जैसे नरसिंहपुर से, सतना से, इटारसी से, कि सर हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं जैसे देखता हूँ कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि क्यों इतनी दूर आ रहे हो आप मेरे पास,
मतलब आपको वहाँ जहाँ उपलब्ध है ये चीज़ के हैं वहाँ पर डॉक्टर, आप वहाँ पर ही इलाज कराइए। आ भी जाते हैं वहाँ तो मैं बोल के भेजता हूँ कि वहाँ पर ये उपलब्ध है, आप इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। हाँ, इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर कोई देन आप मेरे पास आना या किसी और डॉक्टर के पास आना जस्टिफाइबल है। जैसे खुद कोविड में हाँ जी, कोविड में जब लोगों ने आपसे ऑनलाइन संपर्क किया और दूर दूर के लोगों ने संपर्क किया और मेरे पास भी जो कॉल्स आए थे वो भी बाहर से आए थे जो मैंने आपकी तरफ डाइवर्ट कर दिए थे, तब काफ़ी बाहर के लोग आपसे जुड़े और तब स्थानीय डॉक्टर तब इलाज नहीं दे पा रहे थे, तब आपने बहुत से लोगों को हेल्प की थी। तो उस वजह से भी लोगों का परसेप्शन चेंज होता है कि हम एक दूसरे शहर के डॉक्टर से हेल्प ले रहे हैं, हमें मिल रही है, लेकिन हमें लोकल डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस वक्त तो नहीं कर रहे थे। ये इस बात में काफ़ी सच्चाई कि लोग एक दूसरे से छूने से बच रहे थे और उस वक्त ऑनलाइन कंसल्टेशन एक थोड़ा सा नया सा कुछ था लोगों के लिए। तो जो तकलीफ में था वो तो इस कोशिश में था कि किसी भी तरह से उसे एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो उसकी कोशिश होती थी किसी डॉक्टर से बात हो जाए। तो उस वक्त भी काफ़ी कुछ डॉक्टर्स उसमें एक्टिव रहे हैं, काफ़ी नहीं भी रहे हैं आप, लेकिन चूंकि आप YouTube में भी आपके काफ़ी वीडियोस हैं, उसे देखकर लोग आपसे काफ़ी, आपके नॉलेज की वजह से काफ़ी प्रभावित हैं। उस दौरान भी लोगों ने ढूंढ कर आपका नंबर आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन अभी भी उन लोगों को ये नहीं पता है कि आपका क्लिनिक कहाँ पर है। थोड़ा सा ये बताइए कि क्या इसका भी फर्क पड़ता है कि बाहर से लोग जो है उनका भरोसा आप पर जमा है और स्थानीय डॉक्टरों पर नहीं जमने का क्या एक रीज़न ये हो सकता है? परसेप्शन मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, मुझे लगता है धारणाएं बहुत सारे कारणों से बनती हैं। कई बार ये पास्ट धारणाएं लेके हम अपने पुराने किसी और के मुंह से सुनते हैं, उससे भी बनती हैं। मेरे केस में मुझे नहीं पता कि उनको क्या अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूट्यूब में बनाता हूँ और कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं रहता कि कोई मेरे तक इस वजह से आए या मेरा ये मानना है कि भारत के हेल्थ स्टेटस एक्चुअली काफ़ी ख़राब है और इसका एक रीज़न कभी गरीबी भी हुआ करती थी, जो कि अब बहुत हद तक गरीबी एक बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि गरीबों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आजकल, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आज भी जो चीज़ बदली नहीं है भारत से वो है भ्रांतियाँ, हेल्थ भ्रांतियाँ, स्वास्थ्य भ्रांतियाँ, अनसाइंटिफिक बिलीफ, अवैज्ञानिक धारणाएं इतनी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पर कि जिसकी वजह से हमारी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, डायबिटीज़, हर चीज़ में हम अफेक्टेड हैं और हमारे हेल्थ डेटा देखेंगे तो अच्छे नहीं हैं एक देश के रूप में। इनको तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मॉडिफायर फैक्टर है, सबसे ज़्यादा जो चेंज किया जा सकता है वो भ्रांतियाँ हैं। तो इस वजह से मैं यूट्यूब या फेसबुक या अखबारों के लिए जो लिखता हूँ, मैं अपने लाइफ का एक पर्पस ये मानता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हेल्थ भ्रांतियों पर काम कर सकूँ, मेरी जितनी लिमिटेशंस में, मेरी जितनी क्षमता में, वो मैं करते रहूँ मरते दम तक। सरकार भी करती है, सरकार बहुत सारा हेल्थ भ्रांतियों पर काम करती है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं उसको। कई बार जैसे 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ऐड आता है उसमें जब आप फिल्म देखने जाएंगे, या ORS पिलाना चाहिए, डायरिया, जिंक देना चाहिए। तो लोग लेकिन छोटी छोटी बातों को जब वो गवर्नमेंट ऐड मान लेते हैं, तो जब तक मुझे लगता है डॉक्टर फ्रंट लाइन पर आकर नहीं करेंगे, पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं होगा मैसेज। और मैं हिंदी में ये काम करते रहना चाहता हूँ इसलिए। और बाकी लोग मेरे पास क्यों आए वो उसका जवाब नहीं है मेरे पास। ये भ्रांतियों की बात की आपने, तो बच्चों की सेहत को लेकर किस तरह की भ्रांतियाँ हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जब गर्भावस्था होती है तो कई गाँव में और इवन शहरों में भी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि माँ को ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना, संतुलित आहार नहीं देते हैं, जबकि लगभग 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए माँ को जब वो गर्भस्थ शिशु हो। और उस 500 किलो कैलोरी और एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए संतुलित आहार होना बहुत ज़रूरी है, तो नहीं दिया जा रहा होता है। कई बार एंटीनेटल चेकअप्स और सोनोग्राफी को लेकर भी बहुत भ्रांति होती है। कई लोग मानते हैं कि सोनोग्राफी से बच्चे को डैमेज होता है कुछ, जो कि बिल्कुल गलत है, वो कराना ज़रूरी है। एंटीनेटल चेकअप किसी भी सरकारी या गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहकर माँ से शुरू होना चाहिए। बर्थ के बाद कहीं पर जहाँ होम डिलीवरीज होती हैं, बच्चे को नहला दिया जाता है, जिससे कि वो उनको हाइपोथर्मिया हो जाता है। या कॉर्ड होता है ना, जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें कुछ लगा देते हैं जिससे इन्फेक्शंस हो जाता है। पहले गोबर लगा दिया जाता था जिससे कि टिटनेस होता था, अभी उसमें बहुत ही कमी आ चुकी है उस प्रैक्टिस में, लेकिन कुछ भी चीज़ लगा देते हैं। कॉर्ड पर कुछ नहीं लगाना होता है बच्चे के। इसी तरह से माँ का दूध नहीं देते हैं। बर्थ के बाद नॉर्मल डिलीवरी में 1 घंटे के भीतर माँ का दूध होना चाहिए
और सिजेरियन के बाद विदिन 4 आवर्स हर हालत में बच्चे को पिलाना ज़रूरी है मदर्स मिल्क। तो वो नहीं दे के कहीं बकरी का दूध, कहीं शहद, ये सब चटा देते हैं, जिससे कि जो गट लाइनिंग है, जहाँ पर हमें इम्यूनिटी के लिए IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं माँ के दूध में, वो लाइन करती हैं, जिससे बच्चे को इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़िंदगी भर के लिए मिलती है। वो हम चांस खो देते हैं जब हम ऊपर का कुछ भी दे देते हैं, बच्चे को नहीं देते हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में, जबलपुर में ही है इस तरह की भ्रांति, वो है चोरदांत। वो समझते हैं चोरदांत जैसी कोई चीज़ होती है पैलेट में, जिसकी वजह से बच्चा बहुत रोता है और दूध नहीं पी रहा होता है, तो उसके लिए दबाती हैं, मतलब एक्सपर्ट डाई वगैरह होती हैं जो हल्दी वल्दी का लेप बना के उसको पैलेट में दबाया जाता है। इससे इन्फेक्शन फैलने का रिस्क रहता है, क्योंकि आप अंगूठा अंदर डाल रहे हो बच्चे के। तो चोरदांत एक बड़ी भ्रांति है या हमारे क्षेत्र में। दांत निकलने पर ये होता है, वो होता है, तो उसके लिए बहुत सारे अननेसेसरी सिरप्स, टॉनिक्स और दवाएं दी जाती हैं, जो कि एक भ्रांति है। दांत निकलने से किसी बच्चे को दस्त, उल्टी ये सब नहीं होता, ना ही बुखार होता है। बच्चे उस समय हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं, जो 1 साल से अंदर के बच्चे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ये सब होता है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में कई बार अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती हैं माएँ। फर्स्ट 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, ऊपर से कुछ भी नहीं। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करके टॉप मिल्क देने लगती हैं। उनको लगता है टॉप मिल्क से बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा या मोटा होगा, बट जब भी हम बॉटल फीडिंग देते हैं तो उससे इन्फेक्शंस होने की रिस्क बढ़ जाती हैं। तो बॉटल फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत ही रीजनेबल रीज़न बहुत बड़ा ना हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मदर्स मिल्क का, और वो भी डॉक्टर की सलाह पर कौन सा मिल्क देना है, उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, इस सब को पूछ लेने के बाद ही टॉप मिल्क शुरू होना चाहिए। वो मन से शुरू कर देते हैं कोई भी मिल्क। टॉप मिल्क शुरू कर देते हैं तो उसको डाइल्यूटेड भी कर रहे होते हैं, मतलब जैसे गाय का दूध या बकरी का दूध लेंगे, उसमें पानी मिला देंगे, तो उससे बच्चे को पानी अंदर जा रहा होता है, कैलोरी और प्रोटीन नहीं मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की कई भ्रांतियाँ, कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना है, इस तरह की भ्रांति भी होती है, ये भी गलत है। तो बेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना चाहिए। जो बच्चों को फिजियोलॉजिकल लूज स्टूल होते हैं, मतलब बच्चा दूध पिया और चला गया मोशन, दूध पिया मोशन किया, तो इसमें लोग एंटीबायोटिक्स देने लगते हैं या दस्त रोकने की दवाएं देने लगते हैं, जो कि गलत है। वो फिजियोलॉजिकल लूज स्टूल हैं, बच्चे को इससे ना तो डायरिया होता है, ना शरीर का वजन कम होता है, ना ही इन्फेक्शन होता है। हाँ, इस संबंध में डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, और या डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को काफ़ी कुछ हम लोग बेसिक सिखाकर भेजते हैं, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स से भी संपर्क कर सकते हैं वो लोग, rather देन कि अपने मन से कुछ भी करते रहें। ये सब इस तरह की भ्रांतियों की वजह से हमारी शिशु मृत्यु दर पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और शिशु मृत्यु दर हाई होती है, कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं इन्हीं में से। ये वैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ। एक सवाल और आ रहा था मेरे जहन में, जब कोई फैमिली प्लान कर रहा होता है, परिवार को जो प्लान कर रहे हैं कि अब आपको पहला बच्चा करना चाहिए या दूसरा बच्चा करना चाहिए, तो एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये प्लान करने से पहले अगर माँ बाप किसी नशे के आदी हैं और वो उस नशे को जारी रखते हैं और बच्चा भी प्लान कर लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उनके नशे का असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है अवश्य। देखिए, ये अल्कोहल बेबी सिंड्रोम एक होता है। यदि फर्स्ट मतलब जब बच्चा जब भ्रूण बनता है, उसके बाद जब ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, पहले 5 महीने में ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, और उसमें भी ले लें तो पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय यदि अल्कोहल या सिगरेट या कोई दूसरा नशा लेते हैं तो कई तरह के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स बच्चे में पैदा हो सकते हैं। अल्कोहल बेबी सिंड्रोम में बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट और उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मेंटल ट्राडिशन हो सकता है। स्मोकिंग से स्टिल बर्थ होने का, बेबी के डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान। स्मोकिंग से बच्चे का वजन कम हो सकता है, IUGR बेबी बन सकता है। इवन पैसिव स्मोक, सपोज फादर कर रहा है और माँ को पैसिवली वो स्मोक जा रहा है, तो उससे भी नुकसान होता है। आपने क्योंकि गर्भावस्था के पहले का प्रश्न पूछा, तो मैं एक और एक्सटेंशन दे देता हूँ। वो ये कि गर्भावस्था की जब प्लानिंग हो रही है, और आइडियली अच्छा यही होता है कि प्लानिंग करके करें, तो उसमें एक फोलिक एसिड की टैबलेट होती है, बहुत सस्ती टैबलेट है, ये हर माँ को दी जानी चाहिए गर्भावस्था की शुरुआत के पहले जब आप प्लान कर रहे हैं। फोलिक एसिड एक ऐसा सस्ता सा विटामिन टैबलेट है जिसे लेने से बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं,
बेबीज़ में, जिसमें कि बच्चे के ब्रेन में पानी भरने वाला जो कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस होता है, मेनिंगोमाइलोसिल होता है, या रीढ़ की हड्डी में वो जो फोड़े जैसा दिखाई देता है, ये सब गंभीर बीमारियां जिनमें बड़ी न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत होती है और कभी कभी तो भी ठीक नहीं होती। इनसे बचाव क्या आ सकता है? सिंपल फोलिक एसिड की सिंपल एक टैबलेट रोज लेते रहें, सिर्फ एक गोली पहले खाने से, एक खाने से आगे आने वाली बीमारी से बचा जा सकता है। 70% रिडक्शन होता है इन गंभीर डिफेक्ट्स का। और डेफिनेटली नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान में, ना ही फादर पर, सिर्फ माँ को नहीं जी। तो जो एक दवाई है, अगर आप गर्भावस्था के पहले अगर लेना शुरू करते हैं तो आपको आने वाली गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, आपने हिंदी का जिक्र किया था कि आप अपनी प्रैक्टिस को हिंदी में जारी रखना चाहते हैं। ये तो मैंने देखा है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अंग्रेजी में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन ये हिंदी की जो आपने बात की, इसे चुनने के पीछे क्या मकसद है आपका? सिंपल है, भारत के ज़्यादातर मतलब सभी लोग हिंदी समझते और बोलते हैं। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो भी एक्चुअली हिंदी समझते और बोलते हैं। और मुझे लगता है कि मैसेजेस को, जितना संदेशों को सिंपल रखा जाए, दूसरे जिसको समझ सकें, उतना बेहतर होगा। तो मैं जो ये हेल्थ अवेयरनेस का जो भी अपॉर्चुनिटी होती है मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, आपने बुलाया, तो वो सब कुछ मैं हिंदी में जारी रखना चाहता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे और आम लोगों की भाषा में पहुँचे। और हमारी मातृभाषा भी है, इसमें गर्व की बात भी है जी। एक सवाल बच्चों से रिलेटेड ही है कि बच्चों में जो मानसिक समस्या है, अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें देखकर जब तक वो बोलना नहीं सीख जाते हैं तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी है। लेकिन कुछ मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं कि बच्चों को हम अगर प्रारंभिक स्तर पर ही उनकी पहचान कर लें तो उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जी हाँ, जैसे मानसिक समस्याओं में पहला तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा जब पहला क्राई करता है तो दरअसल वो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेजी से, तो इसलिए वो पहला क्राई इतना इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी लगभग 10% बच्चे अपने खुद से वो क्राई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जो कि पीडियाट्रिशियंस डिलीवरी के दौरान में जो मौजूद रहते हैं वो दे देते हैं वो असिस्टेंस, और वो बच्चा क्राई कर पाता है। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि सही, यदि आप इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराएंगे तो ब्रेन डैमेज होने की संभावना कम होगी। दूसरा फिर आता है कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी बच्चे के IQ पर फर्क डाल सकती है। जैसे कि आयरन यदि कम होगा, मदर को आयरन कम स्टोर है तो बेबी में भी आयरन कम स्टोर होगा। तो इसमें आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन बहुत ज़रूरी है हमारे जो नर्व्स होते हैं उनके एक्सोनल डेवलपमेंट के लिए। तो आयरन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, B12 है। B12 की कमी से भी B12 विटामिन यदि लंबे समय तक कम है तो बच्चे के IQ पर फर्क पड़ता है। इसी तरह से थायराइड हार्मोन की यदि कंजेनिटल, कभी कभी जन्मजात रूप से थायराइड हार्मोन कम होता है, यदि उसको डिटेक्ट नहीं किया गया समय पर तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, पढ़ाई में बेहद कमज़ोर हो सकता है। तो उसको डिटेक्ट करने के मेथड हैं बच्चे, उसके लिए सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है और डॉक्टर कुछ लक्षण से भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है। इसी तरह से 1.5 साल की एज पर ऑटिज्म के बच्चों की पहचान की जा सकती है यदि उनमें ऑटिज्म डेवलप हो रहा हो। ADHD के बच्चों की भी पहचान लगभग 2 से 4 साल के बीच में की जा सकती है। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चे बहुत उधम कर रहे होते हैं, एक जगह फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो इसको भी हम टाइमली यदि डिटेक्ट करें तो इसमें इंटरवेंशन से उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो ये मेन है, सबसे ज़रूरी इसमें यदि मैं बोलना चाहूँगा तो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म यदि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में बच्चे को, उसको टाइमली डिटेक्ट होना ज़रूरी है। वो यदि डिटेक्ट हुआ तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो हमने जो अभी तक जो बात समझी उसमें आपने बताया कि जो गर्भावस्था है उसके पहले, गर्भावस्था के बाद। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि अब जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसके खान पान का कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि खान पान का सेहत से तो बहुत एक बड़ा कनेक्शन है। जी, क्या होना चाहिए बच्चे का खान पान बच्चे का वही संतुलित आहार के जो नियम है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, सही गुड क्वालिटी फैट और फाइबर्स, ये हमारी डाइट में बड़े हों या बच्चे हों उनमें सभी में होना चाहिए। और तो जो इनकी समुचित मात्रा, तो डीप फ्राई चीज़ें बच्चों को शुरू से आदत ना डालें आप। शुगरी कंटेंट है, पैकेट कंटेंट है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उनकी आदत ही नहीं डालें शुरू से, एक्सपोज ही मत कीजिए।
चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब की आदत मत डालिए उनको। आदत नहीं, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पेरेंट्स ने एक्सपोज ही नहीं किया, तो उनको टॉफ़ी दो भी तो वो नहीं लेते हैं, वो उनको नहीं, मतलब उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। ऐसे 3, 4, 5 साल के बच्चे भी होते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम बच्चों को प्यार करते समय इनकी आदत ना डालें, ठीक है। एक तो ये हुआ। फिर बच्चे को फोर्स फीडिंग ना करें। बहुत सारी मदर्स बच्चे को मोटा, बहुत बड़ा, वो गबदू, वही सुंदरता मानती हैं वो। लेकिन अभी स्टडीज़ ये हैं कि जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में मोटे होते हैं उनके आगे चल के ओबेसिटी गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इवन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के भी। तो बच्चों को मोटा नहीं करना है, आपको सही वेट का रखना है, और उसका तरीका ये होता है कि बच्चा पर्याप्त खा रहा है कि नहीं। ये सबसे ज़रा बड़ा पॉइंटर ये है कि बच्चा बदमाशियाँ कर रहा है कि नहीं। कोई बच्चा यदि बदमाशियाँ कर रहा है, शैतानियाँ कर रहा है, तो मैं खुश होता हूँ। मतलब कुछ पेरेंट्स आते हैं मेरे चैम्बर में कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता है तो रोकते हैं उसको, नहीं नहीं सर डांटेंगे, सुई लगा। बोलते नो नो, उसको करने दो। यदि वो शैतानी कर रहा है, मैं खुश हूँ कि वो हेल्दी है, क्योंकि उसके शरीर में इनफ एनर्जी है। हाँ, वो शैतानी एक हाइपर एक्टिविटी वाली रेंज में ना हो, बस वो फिर हाइपर एक्टिविटी या टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में पहुंचाता है। लेकिन जो एक चंचलता होती है ना बच्चे में, नेचुरल चंचलता, वो तभी होगी जबकि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ये सारी चीज़ें उसको मिल रही होंगी, नहीं तो वो चंचल नहीं रहेगा। तो मैं वेट से ज़्यादा एक्टिविटी पर ध्यान देता हूँ। उसके हाइट गेन के लिए हमारी भारत की पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी लगभग 60-70% लोगों को है, बच्चों को भी। विटामिन B12 बहुत डेफिशिएंट है, बहुत लोगों को आयरन डेफिशिएंट है। तो इसकी डाइट का नॉलेज होना चाहिए पेरेंट्स को कि इनको समुचित मात्रा में हम इस्तेमाल करें। हल्का सनलाइट एक्सपोजर, बच्चे को बाहर खेलना विटामिन डी की पूर्ति करवाएगा। साथ ही साथ में उसके जो मायोपिया बढ़ रहा है, बच्चों में चश्मे बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? घर के अंदर रहने से ज़्यादातर। ऐसी स्टडीज़ हैं कि लगभग 1.5-2 घंटे यदि हम बाहर खेलने देते हैं बच्चे को, तो चश्मा लगने की संभावना कम होती है, या फिर उसका नंबर कम तेज़ी से बढ़ता है यदि लगा भी है तो बाहर खेलने दें उसको 1-2 घंटा। साथ में उसे विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी युक्त भोजन कौन से हैं, आयरन युक्त भोजन कौन से हैं, प्रोटीन युक्त, ये एक डॉक्टर से समझ लें, नेट पर थोड़ी सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, और शक्कर का इस्तेमाल ना के बराबर, डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना के बराबर करें बच्चे के लिए। इतना है, सिंपल है, डाइट बहुत मुश्किल नहीं है। और वैरायटी ऑफ फूड दें उसको। और उसके बच्चे के, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल 3 साल, उनको रंग बिरंगे कोई उनके अपने बर्तन हो जिससे वो आइडेंटिफाई करें, उसमें दें। कई बार जैसे मेरी नानी थी, वो कुछ शेप बना देती थी। मैं रोटी नहीं खाता था तो कुछ शेप में लोई की शेप बना दिया, चिड़िया विड़िया और ऐसे करके दे दिया, कुछ भी, मतलब। तो वो बच्चे कई बार वो शेप में खा लेते हैं उसी चीज़ को। तो थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाए उनको, लेकिन फोर्स फीडिंग कभी नहीं करें। मदर्स फोर्स फीडिंग करती हैं जो, वो गलत है। कई बार मिक्सी में पीस कर दे रहे होते हैं, वो गलत है। उससे चबाने की आदत नहीं पड़ती बच्चे को, और फाइबर्स खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज़ का जिक्र आया था अभी आपके जवाब में। आजकल बच्चों में डायबिटीज़ के मामले बहुत देखे जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? टाइप 1 डायबिटीज़ तो जो है वो हमारे जो पैंक्रियास है उसमें इंसुलिन का बनना रुक जाता है, उसकी वजह से होता है। तो ये ना तो डाइटरी, सीधे डाइट से संबंधित नहीं है, ये अन्य कारणों से, ऑटो इम्यून कारणों से संबंधित है। ऑटो इम्यून बीमारियों में इन जनरल इजाफा भी हुआ है और डिटेक्शन भी बढ़ा है। नए टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स अवेयर होने से हम ज़्यादा डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं, लेकिन बढ़ा भी है। इसकी कई थ्योरीज हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो हो रहा है या पोल्यूशन है, ये भी एक कारण हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बढ़ाव में ज़्यादा संख्या में होने पे। टाइप 2 डायबिटीज़ खराब खाने से होती है और जेनेटिक्स भी होती है। मतलब खराब खाना मीन्स जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट वाला बहुत खाना, बहुत ज़्यादा ट्रांसफैट वाला, डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहा है और मोटा हो रहा है, तब टाइप 2 डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है यदि, जो मैंने डाइट आपको बताया, यदि संतुलित आहार दें और अननेसेसरी कैलोरीज ज़्यादा ना दें, मोटा ना करें बच्चे को, उसको एक्सरसाइज करने दें, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना को रोका जा सकता है। टाइप 1 की संभावना को रोकने का कोई तरीका नहीं है, वो एक रैंडम आपकी किस्मत है, ऑटो इम्यून बीमारी है, क्योंकि और एक जनरल जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हुआ है उस वजह से। अब हमारे पेरेंट्स की बात हो रही थी, अभी जब आप पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स बच्चों को खाने पर बहुत जोर देते हैं, और आपने बताया कि गब्दू बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए भूख बढ़ाने के टॉनिक को लिखने पर बड़ा जोर देते हैं डॉक्टर्स को, ये कितना सही है?
ये एक्चुअली जितनी भी भूख बढ़ाने वाली दवाएं हैं वो ब्रेन में जाएगी। हमारा भूख ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, वहाँ पर एक हंगर सेंटर होता है। वो हमारा हंगर सेंटर हमारी भूख को तय करता है। तो ये जितनी भी भूख बढ़ाने वाली दवाएं हैं वो ब्रेन में जाएंगी, हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करेंगी, है ना, या फिर स्टेरॉइड ग्रुप की होंगी। दोनों ही बेहद साइड इफेक्ट वाली हैं बच्चे में। तो ये दवाएं नहीं देनी है। सिप्रोहेप्टेडिन करके दवा दी जाती है भूख बढ़ाने में, नहीं दी जानी चाहिए। ये इस तरह की दवाएं आर्टिफिशियली भूख मत बढ़ाइए, उसकी बायोलॉजी से खिलवाड़ मत कीजिए बच्चे की। नेचुरल भूख जो है, हाँ, कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी भूख कम होती है, उसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि जिंक की यदि ब्लड में कमी होगी तो भूख कम हो सकती है बच्चे की, आयरन की कमी से भूख कम हो सकती है, विटामिन B12 की कमी से भूख कम हो सकती है, कुछ विटामिन बी अन्य बी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी कमी से भी भूख में कमी हो सकती है बच्चे की। इनकी यदि हम पूर्ति करते हैं तो बच्चे की यदि वो कमी जो है पूरी हो गई तो भूख इम्प्रूव हो सकती है। इनके सप्लीमेंट्स लिखे जा सकते हैं क्योंकि उनकी कमी है तो, लेकिन आर्टिफिशियली अलग से भूख बढ़ाने की दवाएं बिल्कुल भी नहीं। उनमें साइड इफेक्ट हैं। सिप्रोहेप्टेडिन वगैरह ब्रेन में जाती हैं, बच्चे को ड्राउजी बनाती हैं, नींद और उनके कॉग्निटिव फंक्शंस मींस इंटेलिजेंस पर फर्क ला सकती हैं। लॉन्ग टर्म यूज में नहीं देनी चाहिए। तो डॉक्टर्स पे तो बिल्कुल दबाव न डालें, अगर वो खुद लिख रहे हैं हाँ तो ही ठीक है। हाँ, वो अपेक्षाओं का दबाव कि भाई किसी भी तरह भूख बढ़ा दो, ऐसे क्यों, हाँ, पेरेंट्स को नहीं डालना चाहिए। तो भूख का बहुत सारा जो रिलेशन है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी से भी होता है। हाँ बिल्कुल। हम लोग जो बचपन में जैसे ज्यादा खेलते थे, याद करो, घर में मम्मी लोगों को 5 बजे तक ढूंढना पड़ता था कि आया क्यों नहीं आया बेटा अभी तक, है ना, ऐसे होता था। ज्यादातर लोग स्कूल के बाद फिर कोई कोचिंग करने चले जाएंगे, ट्यूशन पढ़ने चले जाएंगे, तो बच्चों में जितनी एनर्जी है ईश्वर ने जो दी, प्रकृति ने, वो कहाँ कंज्यूम हो रही है? वो कंज्यूम नहीं हो रही है, इसलिए भी भूख कम है। उनको आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत है। कितनी जो है फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए कितनी जरूरी है? कितने घंटे उन्हें खेलना चाहिए? क्या करना चाहिए? बेहद जरूरी है। इनफैक्ट स्कूल्स में बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए उनके खेलने का। और पहले क्या होता था, मोहल्ले में ना एक ही स्कूल में लोग पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में सारे मोहल्ले के बच्चे थे। हाँ। अब हर बच्चा अलग अलग स्कूल में है, तो मोहल्लों में भी दोस्ती नहीं है। आप देखेंगे बच्चों में आपसी दोस्ती नहीं है कि स्कूल से आके सब लोग एक साथ आए और फिर खेलने निकल गए शाम को, वो नहीं हो रहा है ना। तो गार्डन भी नहीं बचे हैं, मतलब सब जगह हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। मतलब कहीं भी बच्चों को सेफली खेलने की जगह नहीं। ज़्यादातर बच्चे रोडों पर खेलते हैं आजकल, क्रिकेट भी खेलना, साइकिल चलाना, तो एक्सीडेंट रेट भी उससे बढ़ते हैं बच्चों के। परसों ही मेरे पास एक बच्चा आया, वो एक बाइक वाला उसको मार के चला गया और रोड पे खेल रहा था। तो बच्चों के लिए एक्सेसिबल ग्राउंड कम है, टाइमिंग कम है, पेरेंट्स पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं। खेलना उतना देना चाहिए जितना वो चाहते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लॉक लगानी है हमें, जब जी भर जाए उनका, भूख लगने के लिए घर पर आ जाएं, वैसा खेलना मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। मेरे अपने बच्चों ने पढ़ाई में बहुत अच्छा, मतलब एक एम्स में है, लेकिन हमने कभी भी उनको पढ़ाई के लिए ना इस तरह के प्रेशर नहीं डाले, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई के लेके बहुत अर्ली एज में यदि आप गियर बदल देंगे, मैं ऐसे बोलता हूँ अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं कि 10वीं तक आप कूल रहिए पढ़ाई को लेकर, 10वीं को में गियर बदलना, गियर शिफ्ट करना, 3rd गियर, 4th गियर आप 11th 12th पे लगाइए। आप अभी से 4th 5th पे चला रहे हो ना गाड़ी को, थक जाएंगे वो जब पीक टाइम आएगा, जब पीक करने का, वो पढ़ाई से उनका डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो अभी से उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन देने की जगह कोई एक्स्ट्रा बैडमिंटन क्लास, स्विमिंग क्लास, डांस क्लास दे दीजिए, rather than कि स्कूल में भी आपने पढ़ने भेज दिया फिर आप 5वीं क्लास के बच्चे को फिर ट्यूशन भेज रहे हो। मत करिए ऐसा। वो पढ़ाई से एग्जॉस्टेड और नफरत करने लगेगा जब पीक टाइम आएगा उसको डिलीवर करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो इतना ज़्यादा उसको अर्ली एज में मत पुश कीजिए पढ़ाई को लेकर। ये जो इतनी सारी बातें हैं, मुझे वो एक शब्द याद आ रहा है, परफॉर्मेंस प्रेशर। आजकल बच्चों पर भी ये है, बच्चों पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो। अब जो आपने कहा कि बच्चों को एक्टिव रखने के लिए आपको ये चीजें करवानी चाहिए, पेरेंट्स अभी सोच रहे हैं कि अब तुम ये कर रहे हो तो एकदम बेस्ट करो। थोड़ा सा पेरेंट्स को मुझे लगता है आपको एजुकेट करने की जरूरत है इस बारे में। अभी जस्ट फन के लिए करवाएं, उसमें कोई बच्चा एक्सेल कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसको बढ़ावा दें उस पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैडमिंटन एकेडमी सीधे साइना नेहवाल बनाने के लिए नहीं भेजा है ना, मतलब उसको मजे के लिए और फिटनेस के लिए भेज रहे हैं आप, क्योंकि आपके मोहल्ले में ग्राउंड नहीं है, इसलिए आप बैडमिंटन।
ऐसे सपने तुरंत मत ना तो देखिए ना उसको उसमें इंड्यूस कीजिए कि वो हार जाए तो दुखी हो जाए, डिप्रेस हो जाए। उसको फन के लिए भेजिए। हाँ, इस बीच यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है लोकल लेवल पर, उसके कोचेस बोल रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि कंप्लीट बैकअप दीजिए उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अभी तो उसको हर चीज़ के लिए एक्सपोज कीजिए शुरुआत में। 5 से 10 साल की चीज़ विभिन्न तरह के टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए है, मैं ये मानता हूँ। एक आपने बात बताई थी कि जब आपके क्लिनिक में कोई बच्चा आता है और वो अगर मतलब ऊधम नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन कई बार जब बच्चे अनुशासन के बाहर हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, उन बच्चों को कंट्रोल में लाने के लिए भी कोई तरीका होता है? जी, कभी भी मैंने आपको एक उसमें भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो बोला, कभी भी वायलेंट पनिशमेंट बच्चों को मत दीजिए। मारना पीटना ये नहीं करेंगे। इंटिमिडेट करना, बहुत ज़्यादा डराना, चीख चिल्ला कर कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म सबकॉन्शियस में मार्क रहते हैं, वो बड़े होकर किसी और सिचुएशन में डरेगा। बेटर तरीका होता है जब वो नॉर्मल बिहेव कर रहा हो, उसको कोई अच्छी स्टोरी, मोटिवेटिंग स्टोरी, रात को आप कब बच्चे के साथ सोते हुए स्टोरी सुनाते हुए सोए कि आप अपने मोबाइल में रहें, वो अलग सो गया जाकर, ठीक है? ये तो हो रहा है, उसको आज की ऐसे डेट में ये हाथ चीजें हो रही में, हैं। ऐसे हाथ में बच्चे का सिर है और आप उसको कोई रामायण की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, या कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आज़ादी के समय की कोई बात बता रहे हैं, या किसी महापुरुष की कोई बात, या कोई सिंपल एक जंगल की चंपक टाइप की स्टोरी में कोई मोटिवेशनल फैक्ट डाल के उसको सुना रहे हैं। ये किया है कि आपने ये नहीं किया तो आपको मारने का हक नहीं है उसको गलती करने पर। उसको लेट के कोई भी प्रेरक कहानी सुनाइए, उस समय फिर आप भले जाग जाना, उस समय तो उसके साथ सोइए, ठीक है, लेटिए। और तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों के दिमाग पर डालती हैं स्टोरीज। वो कल्पना की दुनिया में घूमते हैं और उनको एक अच्छा समय भी आप पेरेंट के रूप में दे रहे हैं। तो मैं बच्चों की जो स्टोरी नानी दादी की थी उनको बहुत महत्व देता हूँ लाइफ में, उसके दिमाग को अच्छा डेवलप करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही मानता हूँ मेरे जो बचपन में जो भी ट्रबल्स थे उसमें मेरी नानी की कहानियों का बहुत बड़ा, मतलब मैं उससे जैसा भी शेप हो पाया, बहुत बड़ा रोल है। वो मुझे रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी भी मन से मैं बोलता तो भूत वाली सुनाओ, तो उसमें जंगल में भूत बना दिया, लेकिन अंत में कोई ऐसा मैसेज हुआ कि वो दिमाग में कल्पनाओं में चलता रहे कि ऐसा होता है, अच्छा होता है। तो कहानियों के माध्यम से जब वो बच्चा नॉर्मल हो तब उस समय उसको खराब और अच्छे बिहेवियर का वो सिखाइए, इम्पोर्टेंस। साथ में मैंने एक 30 पॉइंट सिस्टम बनाया था। 30 पॉइंट सिस्टम मतलब कि मैं क्या करता था, अपने मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उनको ना पॉइंट देता था अच्छे काम के लिए। मतलब वो काल्पनिक पॉइंट थे कि 2 पॉइंट थे, तूने मतलब आज मम्मी की बात मानी है, या तूने अपना स्विमिंग का सेशन अच्छे से प्रैक्टिस किया, या व्हाटएवर, कुछ भी, कोई भी, या किसी बड़े अंकल आए तो उनको पैर पड़ाई, या किसी कुत्ते को जाके रोटी खिलाई, या गाय को रोटी खिलाई, या किसी पौधे में पानी डाला। तो मैं उसको 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे मन से कुछ भी बच्चों के। तो ऐसे करके जब 30 पॉइंट हो जाते थे उनको, तो मैं बोलता था 30 पॉइंट जब तुम हो जाएंगे तुम्हारे, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। तो वो 30 पॉइंट गेन करने के लिए वो हमेशा अच्छा करते थे। और फिर मैंने उसमें माइनस मार्किंग भी रखी थी, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई डांट नहीं, कोई नहीं। गलती करोगे तो वो सपोज तुम 15 पॉइंट पे हो, तुमने गलती की तो 2 पॉइंट में कट कर लूँगा, ऐसे बोलते। तो उनको लगता था अरे ये नहीं करना है ये गलती दोबारा, ऐसे, ठीक है, डिसोबीडियंस नहीं करना है। तो मैं रिवॉर्ड आधारित सिस्टम को ज़्यादा किसी भी बच्चे में डिसिप्लिन डालने के लिए रिवॉर्ड को ज़्यादा बेटर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मानता हूँ रेदर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो डर इन्फ्लिक्ट करते हैं बच्चे में, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव बदलाव नहीं करते। तो उसका ये एडवांटेज हुआ कि लाइक माय सन, अभी वो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से नीट निकाला, कभी भी हमें उससे पुश नहीं करना पड़ा। जो भी काम हम देते, मतलब किसी भी आप दोगे वो सिंसियरली उसको करेगा। वो बचपन से आदत है उसको, रिवॉर्ड जो मेहनत से पॉइंट कमाने की आदत है, समझ गए आप, जो अर्ली एज से पढ़ी, उसको ये इंपॉर्टेंस पता है कि मेहनत करने से अच्छे पॉइंट मिलते हैं और गलतियां करने से वो पॉइंट कट जाते हैं। उसके ब्रेन में ये हार्डवेयर है ना। तो इसका लॉन्ग टर्म है। वही मैं यदि गलती करने पे 2 तमाचे लगाता तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता, वो उस समय बस करेक्ट कर लेता, है ना। तो मैं ऐसे पेरेंट्स सभी को बोलूँगा कि जो बच्चा थोड़ा उद्दंडता दिखा रहा है, वो उसमें आप ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए, है ना। अच्छे वाले मतलब उस अच्छे काम पर अच्छे पॉइंट्स देने, या कुछ उसको अप्रिशिएट ही। गिफ्ट ज़रूरी नहीं कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया,
वो तो कुछ भी कोई भी चीज़, कोई भी एक छोटा सा बलून भी गिफ्ट है, मतलब उसके लिए इनाम है ना। जरूरी नहीं कि आप महंगा लेकर दें कुछ, कि तूने कमाया ये बलून तेरी मेहनत से, तेरे अच्छे काम से, लाइक दैट। आपने नानी की कहानी की बात की थी, क्योंकि अब आपका बचपन उसमें उसका जिक्र आया है, थोड़ा सा अब आपके बचपन की तरफ चलते हैं। बीमारियों पर बहुत बात हो रही है, पेरेंटिंग पर भी बात हो रही है। नानी की कहानियों का बहुत फर्क पड़ा आपके जीवन में। थोड़ा सा आप अपने ज़िंदगी के उस हिस्से को बताइए जहाँ पर जब आपने स्ट्रगल करना शुरू किया था, पढ़ाई के लिए आप बहुत लालायित थे, पढ़ाई बंद करने की कोशिश की गई थी आपकी। चूँकि मैंने आपका एकदम शुरू में जो एक परिचय दिया उसमें मैंने बताया लोगों को कि आप गाइड भी हुआ करते थे, और एक गाइड से लेकर एक डॉक्टर होने तक का जो सफ़र है, अब थोड़ा उस पर आ जाते हैं। जी, मैं लगभग मुझे जहाँ तक याद है, जब तीसरी क्लास से हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था मेरे पारिवारिक परिस्थितियों में। फिर 7th से 12th हम लोग पचमढ़ी शिफ्ट हुए थे, तो 7वीं से 12वीं के बीच मैंने पचमढ़ी में ही पढ़ाई की है। तो वो उस दौरान में मैं कुछ गाइडिंग वगैरह किया करता था, और उसमें 50 रुपये रोज़ मिलते थे। हमको सुबह 7 बजे जाना होता था होटल्स में डिफरेंट क्लाइंट्स ढूंढने, और फिर उसके बाद शाम 7 बजे तक क्लाइंट्स के साथ, जब तक वो होटल उनको ड्रॉप ना कर दें घुमा फिरा कर, 7 कभी 8 बजते थे, साथ रहना होता था। वो 50 रुपये ले जाके मैं मम्मी को पूरा देता था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी कुछ क्लाइंट साथ में खाना खिलवा देते थे, कुछ नहीं भी खिलवाते थे, तो ऐसे। तो उसमें 1-2 वाक़ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उस समय के ये हुए। एक बताता हूँ, एक होटल है वहाँ पर सतपुरा रिट्रीट, MP टूरिज्म की, अभी भी आप देखेंगे बड़ी सी। तो क्या हुआ कि मैं छोटा सा तो था, 13-14 साल का, तो अच्छी फैमिली, वो लोग अच्छे थे मेरे क्लाइंट्स। तो वो लोगों ने क्या किया कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, ना कि एक गाइड की तरह। तो उन्होंने मुझे सतपुरा रिट्रीट के गार्डन में, वो लोग एक बार कुछ टी वगैरह ले रहे थे, तो मुझे भी बुला ले, आजा तू भी, आजा तू भी, ऐसे करके वो मुझे साथ में बिठा लिया। तो साथ में बिठा लिया, तो वहाँ जो होटल मैनेजर था उसने देखा कि गाइड गेस्ट के साथ बैठा हुआ है। उसने मुझे बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा डांटा, बहुत बुरा बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बैठने की, वो लाइक दैट। सो अच्छा, मैं उस समय 9th-10th में रहा होऊंगा। पढ़ने में मैं अच्छा था नेचुरली, मतलब वो भगवान का जो भी गिफ्ट है, आई डोंट नो। तो मैं ना वहाँ पर बैठकर, जब उसने बहुत डांटा तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया मैंने, और मैं वहाँ पर एक नीचे बैठ के, एक बरामदा टाइप से, वहाँ जाके रो रहा था। फिर मैं बहुत सालों बाद बच्चों को लेके गया, अपने और वाइफ को। तो पचमढ़ी में मैंने सतपुरा रिट्रीट ही गया मैं। तो मैनेजर वहाँ बैठा था, तो उसने, मैंने पहले से एडवांस बुकिंग नहीं की उसमें, और मैंने बोला कि सर कौन सा रूम चाहिए। तो मैंने बोला कि जो सबसे महंगा रूम हो यहाँ पर, सबसे महंगा सूट कौन सा है। तो मेरी भाई बोली ये क्या तरीका है बुक करने का। तो मैंने तब उसको कहा कि मैं अभी सबसे महंगा रूम बुक कर रहा हूँ, मैं यदि बिल गेट्स होता तो अभी खरीद लेता। क्या बात। तो ये एक वाक़या था इंटरेस्टिंग गाइडिंग के समय का। तो ऐसे बहुत सारे कुछ अलग अलग पब्लिक डीलिंग करने का मौका, जो डॉक्टर भी हैं, पब्लिक डीलिंग है, बहुत सारा अलग अलग लोगों से मिलना होता है, और गाइडिंग भी सिमिलर है, वहाँ भी मार्गदर्शन करना है, यहाँ भी मार्गदर्शन करना है। तो सिमिलरिटीज़ हैं, मुझे कुछ चीज़ें उस समय के एक्सपीरियंसेस की काम आती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, इस तरह से। और एक वाक़या तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं, जब उन्होंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा डॉक्टर। तो मैं 10वीं में था उस समय, तो वो लोग बहुत हंसे, उनको अविश्वास नहीं लगा कि गाइड जो है डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन ठीक है, वो आप लगे रहते हो तो सपने पूरे होते हैं। जैसा एक बार क्या हुआ कि एक पॉलिटिशियन कुछ ऐसे फ़ोन करवाया कि जल्दी करवा लो, लाइक दैट। तो मैंने बोला कि आपको सिर्फ, आप बच्चे के पिता हैं ना, वो बड़ा VIP हो। मेरे लिए बच्चे का पिता से ज़्यादा बड़ा VIP कोई नहीं है। आपका पोस्ट क्या है, पद क्या है, ये मुझे क्या, मेरा बच्चा मेरे लिए VIP ना। राइट। मेरे लिए जो बच्चा बीमार है वो VIP है, आप इसको समझ लीजिए। मैंने ये कहा उसको, मतलब एम्स में जब मैं था वहाँ पोस्ट। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपके पास तो अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं होती है कि फोन करके बोले, कभी कभार ऐसे करते हैं लोग, तो कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब में भी तो कभी कभार करते। मुझे बस आपको तब फोन करना पड़ा, संडे का वक्त।
बस इसी वजह से फोन करना पड़ा। नहीं वैसे वो एक कर्टसी कॉल एक अलग होता है, एक दबाव वाला एक अलग होता है, नहीं, दोनों में डिफरेंस मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में मुझे difference फोन है। करने की हाँ। नौबत तब पड़ी। हाँ। अगर नॉर्मल डे होता तो मुझे फोन भी नहीं करना पड़ता, मैं अपनी सिस्टर को भेज देता और इलाज हो जाता। मुझे पता है कि इलाज बढ़िया ही होगा। मैं तो एम्स में जब स्टूडेंट था ना, ऐसा शिफ्ट कर रहा था सीनियर रेजिडेंट, तो सुषमा स्वराज जी उस समय कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थी, उनका रिलेटिव आया वहाँ पर, और मैं सीनियर रेजिडेंट था, मैं 2 वेंटिलेटर पर बच्चे एक साथ था, तो मतलब रखना पड़ा मुझे, दोनों बहुत गंभीर आए। तो सारा स्टाफ भागा भागा है, मेरे सीनियर लोग भी कि सुषमा जी आई हैं और जल्दी कैबिनेट मिनिस्टर, जल्दी चलो तुम जल्दी। उनका रिलेटिव मेरे अंडर में एडमिट हुआ था, मैं SR के अंडर में, VIP रूम था वहीं बाजू में। तो मैंने बोला सर इनको छोड़ के कैसे जाऊँ भी, तो वो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, वो दोनों बेड। तो मैंने बोला सर 10-15 मिनट मुझे लगेंगे इनको सेटल करके, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं तो 15 मिनट लेट गया कैबिनेट मिनिस्टर के पास, लेकिन उन्होंने बेटा बेटा करके बात किया बिल्कुल। और ये देखो मैं बहुत यंग था ना उस समय, तो बेटा बेटा करके ये हमारे एम्स के डॉक्टर इतने अच्छे, तुम लोग क्यों अपोलो और एस्कॉर्ट भागते हो, अपने अटेंडर्स को बोला रिलेटिव्स को, ये तो और बेटा क्या हुआ, इनको मैंने समझाया कि मैम स्टेबल है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लाइक दैट। तो बेटा बेटा कर, और इसी में क्या होता, लोग लोटपोट हो जाते हैं, मतलब कि मतलब वो उसको छोड़ देंगे। हाँ भाई एक डॉक्टर के लिए VIP जो है वो गंभीरता के हिसाब से तय होगा कि कौन सा बच्चा गंभीर है। राइट। समझे, जिसको बचाया जा सकता है सबसे पहले और बचाना जाए, वो सबसे बड़ा VIP हुआ ना। पेशेंट की प्रायोरिटी उसकी सिम्टम्स के हिसाब से, उसकी मतलब कितना गंभीर। और हमारा कानून, हमारा सिस्टम, हमारे पॉलिटिशियन सब क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे ना कि एक डॉक्टर जो ऐसा हो जो कि जो काम जो जान बचाना वो पहले करे, ना कि हमारी चमचागिरी करे, है ना। और जो पॉलिटिशियन ऐसा नहीं सोच रहा है, वो फिर उसका प्रतिनिधि है ही नहीं वो। ऐसे जो आपने इंसिडेंट बताया सतपुड़ा रिट्रीट का, जो आपने इंसिडेंट बताया पचमढ़ी का, जब आप गए वहां पर तो क्या वो पुराना वाला मैनेजर वहां था? नहीं, वो तो नहीं था, वो डेफिनेटली नहीं था, वो दूसरा कोई था। लेकिन मैंने बच्चों मेरी वाइफ को उस समय तक नहीं बताया था, तो मैंने रूम भी नहीं देखा। उसने जो बोला ये सूट है सबसे महंगा, उन्होंने ले लिया। फिर जब पूछा इन लोगों ने ऐसा तुमने क्यों किया, ये क्या तुम ऐसे तो कभी नहीं मतलब कोई बुक करते हो ना, ये मतलब अजीब सा सेंटेंस था, मतलब क्या दिखा रहे हो कि सबसे महंगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास इतनी क्षमता है अभी राइट नाउ, मैं खरीद सकता तो खरीद लेता इस होटल को, ये क्योंकि मैं ये बस उनको बरांडा दिखाया, यहाँ बैठ के मैं रोया था, ये नीचे बैठकर, जब इसलिए जैसे मेरा अपमान हुआ था कि मैं सिर्फ एक गाइड हूँ। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक हॉस्पिटल में काम करता हुआ जो सफाई कर्मचारी है, वो अपना काम बहुत वो कर रहा है अच्छे से, वो आपसे छोटा कैसे हो गया, मुझे आज तक नहीं समझ आया। मतलब वो काम कैसे छोटा है, वो आप कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते ना, वो अपना करेक्ट ठीक है। वो काम नहीं छोटा है, उसकी वजह से उसको उसके किरदार को छोटा मत समझिए, है ना। ये है मेरा मतलब, उसको ऐसा नहीं कि बराबरी से नहीं ट्रीट करोगे आप, या बराबरी से बात नहीं करोगे। तो मैं इस चीज़ की वजह से, इस इंसिडेंस की वजह से हुआ ये है कि जैसे मैं कई बार अपने आया को मैं विश कर देता हूँ, जैसे उसने देखते हैं ना अपन आई टू आई, और यूजली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सो कॉल्ड बड़ी पोस्ट है वो वाले को पहले कोई सामने वाला विश करे, नमस्ते सर, तब मैं करूँगा। मैं ये परवाह नहीं करूँ, लाइक मेरे को यदि कोई दिखेगा और मेरी नज़र पहले गई तो मैं नमस्ते अम्मा कर लूँगा, उसमें क्या है, पहले बोल दूंगा मैं। और इससे तो मुझे लगता है सामने वाला और खुश, वो हो ना हो खुश, वो उसकी मर्जी है। मतलब मेरा काम उसको बराबरी से ट्रीट करना है। हाँ, मेरे सबऑर्डिनेट मेरे अंडर में कोई है और वो कोई गलती कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक ना करके उस गलती को पॉइंट आउट करना मेरा काम है, ठीक है। जैसे ये वायर हट गया, वो काम है मेरा कि यार ये वायर तुम बार बार यहाँ क्यों लगा देते हो, रख देते हो, थोड़ा सा यहाँ रख दिया करो। उसकी पर्सनैलिटी पे करना कि तू है क्या, तेरा तो IQ नहीं, तू तो 0 है, ये सब जो करने लगते हैं ना लोग, तो तेरे को यहाँ पहुँचा किसने दिया, ऐसे करते हैं ना लोग। हाँ। वो व्यक्ति पर नहीं बात होनी चाहिए। मतलब आपको यदि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम मिला तो उस गलती को पॉइंट आउट करो, जिससे वो दोबारा वो गलती ना करे, इम्प्रूव कर सके। और हम सब गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ गलतियाँ, तो उसके लिए किसी को ह्यूमिलेट क्यों करना। और ये भाव भारत में ख़त्म होना चाहिए, जो हायरकी से हम किसी को वो लेते ना। मैंने देखा कि गांव वाले आते थे मेडिकल कॉलेज में, तो वो अपने आप ही ना, बहुत गरीब जो है धोती कुर्ते वाला, वो कुर्सी सामने रखी है, वो नीचे बैठ जाता है ज़मीन पर, अभी ये कहूँ है इस पर,
तो समझे आप कि मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने ऐसे नीचे करके बैठ जाएगा और डॉक्टर वैसे करके लिखे भी जा रहा है ट्रीटमेंट और बात भी किए जा रहा है। उसके दिमाग में ही नहीं घुस रहा कि कुर्सी सामने खाली पड़ी है, उसको मैं बोलूँ कि बैठो यहाँ पहले, फिर मैं बात करना शुरू करूँ, या तो तुम खुद भी नीचे बैठ जाओ बराबरी पर, या फिर उसको कुर्सी पे बैठाओ पहले सम्मान से। तो मैंने फिर ये अपने रेजिडेंट स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना शुरू किया। ये इंसिडेंस नहीं होता लाइफ में तो शायद मैं इतना संवेदनशील इस बात को लेकर नहीं होता, तो मुझे गाइड के रूप में ऐसे नहीं ह्यूमिलेट किया गया था। तो मैं पहले वो ज़्यादा नहीं, उसको भरोसा नहीं होता कि कुर्सी मेरे लिए भी हो सकती है और वो कुर्सी वही होती है जो स्टाफ के लिए। मैं अलग अलग टाइप की कुर्सी भी नहीं रखवाता हूँ। ये भी एक है, मतलब कि जो हायर पोस्ट वाला है उसकी कुर्सी का डिज़ाइन कुछ अलग सा होगा, राजा महाराजा है क्या, है ना, वो देखना उसकी कुछ अलग टाइप की कुर्सी होनी चाहिए और जो वो सामने जो बैठ रहा है उसकी कुछ अलग होनी। भाई कंफर्ट के लिए आपने कोई पर्टिकुलर कुर्सी आपको बैकेगा वैकेगा वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जस्ट ये शो करने के लिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम सब छोटे हो, तुम्हारी कुर्सी का डिज़ाइन थोड़ा सस्ता थोड़ा वैसा होगा और मेरा बिल्कुल लैविश होगा, ये गलत। तो मैं अपने स्टूडेंट पेशेंट सबको मेरा ये कोशिश रहती है कि उसी तरह की कुर्सी हो, एक सी हो, मतलब जो हम लोग वहाँ बैठते हैं। और ऐसा नहीं कि पेशेंट उस कुर्सी में नहीं बैठ सकता, वो खाली है तो वो बैठ सकता है। तो ऐसे करके तो वो ये डॉक्टर्स में जो है ये काफ़ी कम हुआ है यंग जनरेशन के डॉक्टर्स में रूडनेस। पहले के अब हम पहले बहुत ज़्यादा रूड होते थे, अभी कम होता जा रहा है। कंपटीशन भी बढ़ा है शायद उस वजह से भी, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। अभी भी ये संवेदनशीलता कम है। हम सब्जी वाले ठेले वाले से अलग ढंग से बात करते हैं, रिक्शे वाले से अलग करते हैं और शोरूम में अलग करते हैं, है ना। मतलब बचपन का जो है वो काफ़ी फ़र्क रहा है आपके वर्तमान व्यक्तित्व में, और जो आपका प्रोफेशन है जो आपने चुना है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं आपके बचपन की कोई घटना है या कुछ ऐसा कुछ है जो आपने प्रोफेशन चुना है अभी डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का तो देखो ऐसा था कि हम लोग अस्पताल में ही रहे। मेरी मम्मी एक MPW पोस्ट होती है, उन्होंने वो ट्रेनिंग कर ली थी। मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि हम लोग एक समय बहुत ख़राब स्थिति में, कुछ हमारी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि हम बहुत ख़राब दौर से गुजरे। तो मम्मी इस समय 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है MPW की, उसमें गई। उस समय हम दूसरों लोगों के घर में रहे। देन फिर जब हमें वहाँ क्वार्टर मिला सिविल हॉस्पिटल पचमढ़ी में, तो वो एक तरह का एक स्टोर रूम था। MPW छोटी पोस्ट होती नर्स से भी, तो एक स्टोर रूम में अस्पताल में ही दे दिया गया था। एक पोस्टमार्टम हाउस हमारे पीछे था और जंगल में था, मतलब समझ लें जंगल में हमारा घर था और उस कमरे में हम लोग रहते थे। तो मेरी ज़िंदगी दिन रात अस्पताल में गुजरी है। पचमढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अस्पताल में पेशेंट, वहाँ पर आदिवासी जो आते थे, वो मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ भालू ने पूरा हाथ काट दिया। वो भालू से लड़ाई की उसने पहले और फिर उसने हाथ काट लिया पूरा और फिर उसको लटका के ला रहे हैं पचमढ़ी के 8-10 किलोमीटर अंदर जंगल से। वो लोग एक वो पोटली चादर में 2 लोग लपेट के और वो आ रहा है वहाँ पर। इस तरह के केसेस देखे। तो बचपन से मैंने पेशेंट देखने तो तभी से शुरू कर दिए थे। उनके जो डॉक्टर को लेके जो अच्छी और बुरी बातें जो पेशेंट डिस्कस करते हैं वो मुझे सुनाई देती थी कई बार। एक इंसिडेंस बता देता हूँ वो वाला। जो डॉक्टर सचिन गुप्ता करके एक आए थे, पचमढ़ी में अच्छे डॉक्टर टिकते नहीं थे क्योंकि बहुत छोटी जगह है और शायद लोड ज़्यादा होता होगा, प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह भी, तो टिकते नहीं थे। तो वो जो थे और लोकप्रिय भी नहीं होते थे डॉक्टर वहाँ पर, लेकिन वो थे, उनको पूरा पचमढ़ी मांगने लगा था। पता नहीं क्या था, आई डोंट नो उनमें। लेकिन एक बार मैंने सुना कि एक व्यक्ति को बोलते हुए कि यार डॉक्टर सचिन गुप्ता बहुत अच्छे हैं। और मैं मार्केट में गया था, बाज़ार में गया था, तो मैंने 1 हफ्ते पहले दिखाया होगा अपने बच्चे को या वाइफ जिसको भी दिखाया, उन्होंने पूछ लिया कि कैसे है वो। तो बताओ, मार्केट में भी पूछ रहे डॉक्टर। तो ये चीज़ मैंने 12-13 साल की उम्र में जो सुनी, वो मुझे अभी तक, मैं उसको गांठ बांध लिया। मुझे क्या पता था मैं एक दिन शिशु रोग विशेषज्ञ बन जाऊंगा या काम करूंगा इस क्षेत्र में। तो अभी भी मैं क्या करता हूँ, कभी मुझे कोई मोहल्ले में मिल जाता है, कोई मार्केट में, बाज़ार में, तो मैं पूछ लेता हूँ उसका कि वो बच्चा कैसा है, लाइक दैट, सब सही है कि नहीं, ऐसे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, क्योंकि उस अस्पताल एनवायरनमेंट में हम लोग पले, तो वो मुझे लगता है आज भी मुझे काम आती है। डॉक्टर होने के साथ साथ आप ऑथर भी हैं। सही के हीरो पार्ट 2 आ चुका है, मतलब आपकी 2 किताबें अभी लोगों के पास हैं पढ़ने के लिए। तो एक डॉक्टर, मतलब एक गाइड, फिर आप डॉक्टर और फिर ऑथर,
थोड़ा ये वाला जो सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ आपका? ये ऐसे शुरू हुआ कि फेसबुक पर मैंने ना हेल्थ अवेयरनेस के लिए कुछ कुछ हिंदी में लिखना शुरू किया, मतलब बॉटल फीडिंग पर जैसे पहली आर्टिकल मैंने लिखा था। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि इसको एंटरटेनिंग बनाएंगे जब हम इन मैसेजेस को रोचक और रियल लाइफ की कुछ इंसिडेंसेस लेकर मैं यदि इसको कहानियों का रूप दे सकूंगा तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो मैंने फिर इसको शुरू किया। एक दो कहानियाँ मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की गई, कभी आप पढ़िए ज़रूर उनको। जैसे चने के दाने एक कहानी लिखी थी मैंने, या एक नई प्रेम कहानी। तो प्रेम कहानी है वो, बट है मेडिकल प्रोफेशन का पूरा डिपिक्शन बेसिकली। तो मैंने उनको इसमें पिरोना शुरू किया जब, तो बहुत लोग पसंद करने लगे, हज़ारों लोग। तो लोगों ने बोला कि बुक लिख दो। फिर मैंने जब पहली बुक लिखी उन्होंने काफ़ी पसंद किया, बहुत उसको एक्लेम भी मिला, बहुत बिकी भी वो बुक, बहुत लोगों ने ख़रीदा। फिर मैंने, क्योंकि मेरा मेन काम डॉक्टरी है, तो मैं जैसे इस लेखन को आगे ले जाना चाहिए, इसमें संगोष्ठियों में जाना ज़रूरी है, उसका एडवर्टाइजिंग करना ज़रूरी, ये सब मुझसे नहीं होता कि मतलब बुक को मैं एडवर्टाइज़ करूं और लोगों तक ले जाऊं तो फिर, या रीपब्लिश कराऊं, तो वो नहीं कर पाया मैं। लेकिन बेसिकली जो इसकी शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई जो आपने पूछा। इसका जो पर्पस है, अगेन हिडन पर्पस वही है कि मैं हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में काम करता रहना चाहता हूँ मरते दम तक, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर का रूप में ज्ञान, फिर हिंदी में कमांड होना, हिंदी में आप अच्छे से बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ये कॉम्बिनेशन रेयर, और फिर एक टीचर भी हो, मेडिकल टीचर, ये एक कॉम्बिनेशन कम लोगों को नसीब होगा। मुझे नसीब हुआ, तो फिर क्यों ना इसको गांव-गांव तक, लोगों तक ले जाएं और हेल्थ अवेयरनेस, जो स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथ्यों को एस्टेब्लिश करने के क्षेत्र में स्थापित किया जाए। फिर दैनिक भास्कर ने और कुछ अखबारों ने, प्रोमिनेंट अखबारों ने कहानियाँ और मेरे आर्टिकल रेगुलरली छापे, मधुरिमा, ज़िंदगी वगैरह में। इनफैक्ट इस हफ्ते भी एक बड़ा आर्टिकल आएगा। तो मैं बेसिकली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पर मैं साइंटिफिक जागरूकता को एक आम आदमी तक ले जा सकूँ। ऐसे छोटे स्तर पर रहूँगा तो छोटे स्तर पर करते रहूँगा, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा बड़े पे, बट हर उस अपॉर्चुनिटी को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आपके पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं जो इलाज अफोर्ड कर सकते हैं और जो नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में पेरेंट्स क्या करते हैं, या आप क्या सुझाव देते हैं उन्हें? देखिए, ऐसा कोई भी अब ट्रीटमेंट नहीं है जो अफोर्ड ना किया जा सके भारत में। अब जो है सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, और ये मिथ है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि मेडिकल में जाएंगे तो मर जाएंगे। एक्चुअली मेडिकल में टर्मिनल होके पहुँचते हैं लोग, तो ऑब्वियस है जैसे कोई प्राइवेट अस्पताल में बहुत गंभीर होगा तो वो भेज दिया जाता है मेडिकल। सबसे रेयरेस्ट और सबसे चैलेंजिंग केसेस मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, सबसे गंभीर। तो वो क्योंकि ऑब्वियसली जब सबसे गंभीर लोग जब आएंगे तो वहाँ पे उनमें से कुछ की मृत्यु होगी। ऐसा नहीं कि उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, सब तरह का ट्रीटमेंट आंगनवाड़ी से बेसिक से स्टार्ट होकर सरकारी अस्पतालों में, यदि कोई गरीब व्यक्ति है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी महंगी से महंगी जांचें उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड जो लोगों के पास नहीं है उन्हें भी हम लोग कोशिश करते हैं पर्सनली मदद कर सकें हर तरह से। सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, बहुत ज़्यादा हर तरह की। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम सब मिलकर जो भी गरीब मरीजों की तकलीफ और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, वो लोग कई बार डरते हैं, कई बार मिथ्स रखते हैं कि सरकारी अस्पताल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब वो प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट में भी मदद करते हैं और बताते नहीं हैं। कोई भी मतलब चैरिटी या मदद करने, चैरिटी वर्ड ही गलत है, मैं नहीं, मतलब मदद, किसी गरीब का इलाज कर देना कोई ऐसा महान काम नहीं हो गया। तो वो करते हैं कई लोग, वो बताते नहीं हैं, करते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि गरीब को आजकल इलाज उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से उपलब्ध है, हर तरह का इलाज उपलब्ध है। हार्ट की गंभीर बीमारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। गंभीर नवजात शिशुओं का इलाज हमारे मेडिकल में सब कुछ पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। महंगे वैक्सीन्स गवर्नमेंट उपलब्ध कराते जा रही है। ऐसे मैं देख रहा हूँ आपका जो नज़रिया है वो बहुत खुला है, और चाहे वो पेशेंट के प्रति हो,
चाहे वो व्यवस्थाओं के प्रति हो, आप चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दर्शक ये देख रहे होंगे, अगर वो उनमें से कोई चिकित्सक बनना चाहेगा तो आपसे तो बहुत प्रेरणा ले सकता है। मैं बहुत देर से हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है, कुछ टॉपिक्स शायद अभी छूट भी रहे हैं, लेकिन अभी जो हाल की जो चीज़ें उस पर बात करते हैं। जैसे एक अभी बोलचाल वाला एक शब्द है चांदा रोग, अभी जो एक आया है, काफ़ी उसके बारे में सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो यहाँ चूंकि जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में लोगों को इससे कितना घबराने की ज़रूरत है, या ज़रूरत है भी या नहीं? अभी तो मुझे इस तरह के कोई केसेस नहीं दिखाई दिए हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ मैं यही कहूँगा, अभी ऐसा कोई भी केसेस जबलपुर में नहीं दिखाई दिए, है ना। इसके बारे में बाकी मुझे और देखना होगा अभी। अच्छा, बच्चों में एक चीज़ जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये छूट रहा था कि आमतौर पर जो बच्चे जिन्हें लगातार सर्दी और ज़ुकाम होता है या बुखार आता है, तो ऐसा कहा जाता है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। क्या ये है वाकई में ऐसा? बार बार सर्दी खांसी होने का मुख्य कारण एलर्जीज हैं, ना कि इम्यूनिटी का कम होना। इम्यूनिटी कम यदि किसी बच्चे की होगी तो उसको अन्य इन्फेक्शंस भी होंगे, सिर्फ सर्दी खांसी नहीं होगा। जैसे बार बार दस्त लगना, अन्य कारणों से बार बार बुखार हो जाना। तो ये जो बार बार सर्दी खांसी हम बड़ों में या बच्चों में सुनते हैं, ये बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, नाक की एलर्जी। नाक की एलर्जी ही बाद में एक्सटेंड होके जो फेफड़े की जो नलियां हैं, ब्रोंकस है, ट्रेकिया, वहाँ तक पहुँचती, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। तो चाइल्डहुड ब्रोंकियल अस्थमा, बच्चों में भी अस्थमा होता है, लोग सोचते हैं सिर्फ एडल्ट में होता है। चाइल्डहुड ब्रोंकियल अस्थमा बच्चों की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक इलनेस है। तो ये जो बच्चों को बार बार सांस की दिक्कत होना या बार बार निमोनिया जो बोलते हैं लोग, बार बार निमोनिया बच्चों को नहीं होता जनरली। ये बार बार जो होने वाली समस्या ये एलर्जी की वजह से होती है, ना कि इन्फेक्शंस की वजह से। और बच्चों में एलर्जी को फाइंड आउट करना आसान होता है? हाँ, पहले तो इनके लिए बहुत जांचें नहीं चाहिए, डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट चाहिए किसी की भी एलर्जी की डायग्नोसिस बनाने में। बहुत ज़्यादा जांचों का कोई रोल नहीं है, जांचों में पैसे बर्बाद करने का, लेकिन जहाँ कुछ जांचों की ज़रूरत है वो भी इजीली हो जाती हैं। ऐसे नहीं। हमने बच्चों की बीमारियों के बारे में बात की, पेरेंटिंग के बारे में बात की अभी। तो अभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें बच्चों को लेकर? हाँ, पेरेंट के लिए मैसेज मेरा ये है कि बच्चों के साथ समय बिताएं, खेलें, उनको कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, थोड़ा सा हेल्दी डाइट का अवेयरनेस रखें। ये कोई भी डॉक्टर आप जब बीमार होंगे ये नहीं बताएगा आपको। इसके लिए आजकल नेट, सोशल मीडिया, और बुक, सब तरह से अवेयरनेस है। मैं पेरेंटिंग पर भी सोच रहा हूँ एक बुक लिखने की। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं हिंदी में, क्योंकि मेरे महान टीचर जो जबलपुर के के कौल सर ने मुझे बोला कि तुम बुक एक ज़रूर लिखो पेरेंटिंग पर, तो मैं ज़रूर आगे करके लिखूँगा एक आम भाषा में। तो इस तरह की बुक यदि उपलब्ध हैं ऑलरेडी, उनको पढ़िए। यदि अच्छी पेरेंटिंग पर बुक है, तो यदि आप पेरेंट बन रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत भी कीजिए पेरेंट बनने के लिए, समय दीजिए। कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यदि जो माता पिता में बहस हो जाती है, अवॉइड कीजिए कि बच्चों के सामने, उससे वो इनसिक्योर होते हैं, बच्चों में इमोशनल इनसिक्योरिटी आती है। और बच्चों में सभी बच्चों के प्रति, एक दूसरे के प्रति बराबरी का भाव बचपन से, और इवन बच्चों ही नहीं, प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधे, हमारे जानवर, कई बच्चे कुत्ते को पत्थर मार देते हैं व्यर्थ में। उनको जो करुणा है उसके मैसेज दीजिए, वो सिखाइए, तो दुनिया बेहतर बनेगी। पेड़ पौधे के प्रति करुणा, उसको कुछ नहीं तो एक गमला है तो उसमें उससे पानी रोज डलवाइए थोड़ा सा, तो ये तेरा पौधा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि करेंगे तो हम एक बेहतर एडल्ट्स का निर्माण कर पाएंगे, और बेहतर एडल्ट्स बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। अभी जो मौसम चल रहा है तो बच्चे बाहर खाते पीते हैं, अक्सर खाते पीते हैं, कभी बिना हाथ धोए खा लिया, कभी कहीं भी किसी ठेले से उठाया खा लिया। तो एक जो चीज़ आती है कि इस वजह से उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है उन्हें। बच्चों को तो बाहर आप रोक नहीं सकते हैं खाने से, क्या कर सकते हैं कि ऐसी अप्रिय स्थिति बच्चों के साथ निर्मित ना हो? बाहर जब भी खाएं तो जैसे मैं भी बाहर खाता हूं, तो मैं ये प्रिंसिपल ध्यान रखता हूं कि जो गर्म किया हुआ हो, गर्म में कीटाणु मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं डोसे का लेता हूं, तो डोसा मैं खाऊंगा, सांभर खाऊंगा, लेकिन उसकी चटनी नहीं खाऊंगा। ऐसे है, क्योंकि चटनी ठंडी है, तो उसमें कीटाणु यदि हैं तो वो किल नहीं होंगे।
ऐसे है ना। उनको यदि अनहाइजीनिकली भी हैंडल किया तो वो वैसे ही रह जाएंगे, तो वो फूड पॉइजनिंग का कारण बनेंगे या लूज मोशंस का। तो कभी भी खाना हो तो गरम का पर फोकस कीजिए। छोले भटूरे खा सकते हो, गरम है, ऐसे हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखो कि जैसे चाट पर खा रहे हैं तो आलू टिक्की खा लें और उस पर कोई भी ठंडी चीज़ नहीं जो ठंडी पड़ी हुई, फॉर एग्जाम्पल फुल्की मत खाएं, लाइक दैट। तो बाहर यदि खाना है तो इस प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे तो कई इन्फेक्शन से आप बचते रहेंगे। और कभी इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, तो मैं मैसेज देना चाहूँगा, सबसे ज़रूरी है ORS पिलाएं। और लूज मोशंस को जल्दी से इमीडिएटली ठीक करने का दबाव डॉक्टर्स पे ना डालें, वो दवाएं साइड इफ़ेक्ट वाली होती हैं कि क्योंकि लूज मोशन एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जो टॉक्सिसिटी अंदर चली गई हमारे गट में, उसको बॉडी बाहर निकालना चाहती है उन कीटाणुओं को। तो उसमें एंटी मोटिलिटी ड्रग या ऐसी कोई भी दवा जो कि तुरंत मोशन को रोक रही है, वो एक्चुअली नुकसान करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मरीज हैं इस बात से जज करते हैं डॉक्टर्स को कि किसने जल्दी बंद कर दिए लूज मोशन। तो समझे आप? तो वो इस वजह से वो अपेक्षाओं का दबाव डॉक्टर पे रहता है कि ये पेशेंट सोचेगा मैं ठीक नहीं कर पाया। ये एक्चुअली में ये होता है ना सर कि लूज मोशन हो रहे हैं तो पानी और नमक की मात्रा कम हो रही है। हाँ, तो ORS जो है वो उसे फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर आपने लूज मोशंस रोक दिए तो जो टॉक्सिक चीजें बॉडी के अंदर अंदर रह जाएंगी। और यही जो अपेक्षाओं का दबाव है, वो चाहते हैं पेरेंट्स चाहते हैं आज ही रोक के, मतलब तुम बिल्कुल बंद हो जाए ऐसे। जबकि लूज मोशंस अपने आप में कोई खतरा पैदा नहीं करते, डिहाइड्रेशन का पैदा करते हैं। तो डिहाइड्रेशन को हम पानी, प्लेन पानी, दाल का पानी, नारियल पानी, ORS, मठा, इस तरह की चीज़ों से रोक सकते हैं डिहाइड्रेशन होने से। मेन है डिहाइड्रेशन ना होने दें अगले 3-4 दिन 5 दिन, जब तक लूज मोशन है। लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ बैक्टीरियल डायरिया होते हैं या कुछ कॉलरा है जैसे इन्फेक्शन होते हैं जी, या फिर ब्लड आ रहा हो मोशन में, वहाँ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। रेयरली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। ये तो हो गई बच्चों के हाइजीन से रिलेटेड बात। मुझे तो ऐसा लगता है आपके पास बच्चों के हर सवाल का जवाब है, क्योंकि बच्चों की खाने पीने की आदत बाहर से छूटेगी नहीं। अब जैसे जो बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है या हाइट रुकी हुई है, तो उसके लिए भी कोई रास्ता है? हाँ, यदि हाइट बच्चे की नहीं बढ़ रही है तो उसका कॉज का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ रही है। तो कभी कभी जेनेटिक्स, फैमिलियल फैक्टर होते हैं, कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कुछ को नहीं बदल सकते, है ना। तो एक सबसे जो कॉमन फैक्टर है हाइट को पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल के तक नहीं ले जा पाने का, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो उसमें विटामिन D, जिंक और कैल्शियम, ये बेहद इंपॉर्टेंट 3 तत्व हैं और ये बहुत सारे बच्चों की डाइट में डेफिशिएंट होते हैं। तो जहाँ पर ये डेफिशिएंसी दिखाई दे उनको सप्लीमेंट किया जा सकता है। विटामिन D को सप्लीमेंट किया जा सकता है। इनकी ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये है कि नहीं। अन्य कारणों में थायराइड हार्मोन की कमी होना, हाइपोथायराइड कम यदि है, वो डिटेक्ट करके उसको बहुत सस्ती सी टैबलेट से ठीक किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी उनमें से एक और कारण है, तो वो उसका इलाज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन डिटेक्शन तो किया जा सकता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इस तरह के कई अन्य कारण हैं। कुछ अन्य बीमारियां जैसे सीलिएक डिसीज़ होती है ना, सीलिएक डिसीज़ में बेसिकली गेहूं का जो ग्लूटेन है उसके प्रति एक तरह की एलर्जी होती है, उससे भी हाइट नहीं बढ़ रही होती है। तो वो पता, कई बार लोगों को ज़िंदगी भर नहीं पता होता कि उनको ग्लूटेन की वजह से सीलिएक डिसीज़ था, तो वो उसको हैंडल किया जा सकता है। तो ऐसे कारण पर डिपेंडेंट हो, मतलब डॉक्टर इवेल्युएट कर सकता है और उसकी हाइट पर पॉजिटिव मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि कई बार यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर ये रहता है कि 20 साल के बाद भी हाइट बढ़ा ली, 22 साल के बाद भी हाइट बढ़ा ली, इस टाइप का जो रहता है वो फेक है। यदि आपकी एपिफाइजल फ्यूजन हो गया है फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। ये इसे थोड़ा हिंदी में बताइए, एपिफाइजल फ्यूजन। हमारी जो बोन्स होती हैं उनका एक ऊपरी हिस्सा, जैसे बोन ये है वर्टिकल है, उसके ऊपर एक एपिफाइसिस करके होता है। तो ये दोनों में एक दूरी होती है जिससे बोन बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन यदि एक समय के बाद ये एपिफाइजल प्लेट और बोन एक दूसरे से मिल जाती हैं, ये मिल जाने के बाद दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि आपकी ओवरऑल हाइट बढ़ेगी। ये फिर फेक है जितना भी है, ठीक है। क्योंकि तो ये आमतौर पर लड़कों में 18 से 20 साल के बीच में एपिफाइजल फ्यूजन हो जाता है, लड़कियों में 14 से 17 साल के बीच में हो जाता है। कुछ में एक्सेप्शन होते हैं जिनमें 20 के बाद भी किसी वजह से फ्यूजन नहीं हुआ तो वो बढ़ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे 18 के बाद लड़कों की हाइट बढ़ने में या तो बहुत ही कम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो वो इसी वजह से कि एपिफाइजल
फ्यूजन हो गया। इस एपिफेजियल फ्यूजन का पता सिंपल एक्सरे से लगाया जा सकता है, या इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 से 6 महीने में ज़रा भी हाइट में परिवर्तन नहीं आया, उससे भी अंदाज़ा लगता है कि ये फ्यूजन हो गया। यूजली ये कंप्लीट प्यूबर्टी, कंप्लीट किशोरावस्था के लक्षण होने के बाद ही होता है। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ वगैरह का पूरा आ जाना, आवाज़ का बदलना, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड अन्य जो लक्षण होते हैं मेंसेस वगैरह, उसके बाद एपिफेजियल फ्यूजन होता है। तो एपिफेजियल फ्यूजन के बाद जो बच्चे या पेरेंट्स हाइट को बढ़ाने के विभिन्न उपाय खोजते हैं, ये उनको देखना चाहिए कि ऐसा ना, मतलब उसको एक्सेप्ट करें और ये माने कि कम हाइट वालों ने भी बहुत बड़ी दुनिया जीती है। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत मेरे ख्याल से जो चार्ली चैपलिन की हाइट भी ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम हाइट में कमाल करते हैं। उसको एक्सेप्ट कीजिए, किसी की भी बॉडी इमेज पर कमेंट मत कीजिए, जज मत कीजिए, और ये बच्चों को भी सिखाइए। तो जैसे हमने हाइट की बात की थी, मुझे समझ में आया कि प्रतिभा जो है वो हाइट की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा है तो उसे कैसे आगे लाया जा सकता है? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रतिभा सिर्फ हाइट नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है, रंग रूप किसी भी चीज़, ठीक है। अब एक बच्चा यदि प्रतिभाशाली किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में दिख रहा है, तो आजकल का ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो एक उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल के अंडर में ट्रेन हो। देखिए, तो जो टैलेंट गॉड देते ना, मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, नेचर से बड़ा कोच कोई और नहीं है। तो नेचर जिसको सिखा कर भेजता है, जिसको गॉड गिफ्ट बोलते हैं, वो यदि किसी बच्चे में दिख रहा हो तो पेरेंट्स का काम है उसको कम्प्लीटली बैकअप दें। ना सिर्फ पेरेंट का, हमारे पूरे सिस्टम का, हमारे देश, हमारे मतलब एकेडमीज, स्कूल, सब उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी विस्तार में चर्चा की, चाहे वो बच्चों की बीमारी के बारे में हो, पेरेंटिंग के बारे में हो। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा और हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी इस चर्चा का लाभ मिलेगा। शुद्ध लोकल की पूरी टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस तरह का मैं पॉडकास्ट, और इससे आपके क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छे थे, जिनके उत्तर देने में मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो एपिसोड है उसमें दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो सवाल है ये रह गया है, अगली बार जब डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर हमारे प्रयासों को अपनी सराहना देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इसका लाभ मिल पाए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शुद्ध लोकल का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए चक्रेश और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।